व्हाट इज सिनेमा? मैं इधर आ जाता हूँ, बहुत ऊंचाई पे है। तो बेसिकली यू मस्ट हैव लर्नड कि मास कम्युनिकेशन, व्हाट आर द टूल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, व्हाट आर द बेसिक मेन टूल्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन, कैन एनीवन टेल अस? आपने ऑलरेडी यू आर इन द आई थिंक फाइनल स्टेज पे, तो अभी तक तो पढ़ लिया होगा। मास कम्युनिकेशन के मेजर टूल्स क्या क्या होते हैं? न्यूज़पेपर, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, Okay. सिनेमा। OTT सभी उसमें आ गए। तो गुड। तो सिनेमा क्यों डिफरेंट है पेंटिंग से या अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? पेंटिंग इज आल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वी ट्रांसपोर्ट अवर फीलिंग्स थ्रू पेंटिंग। इसी तरह म्यूजिक है, इसी तरह स्कल्पचर है, लिटरेचर है, सभी चीज़ें हैं। बट सिनेमा इनकम्पासेस एवरीथिंग। जितने भी आर्ट फॉर्म हैं, सिनेमा उनको इनकम्पास करता है। सभी चीज़ों का मिक्सचर सिनेमा है, क्योंकि सिनेमा में म्यूजिक भी है, सिनेमा में हम बोलते भी हैं, ठीक है। सिनेमा एक पेंटिंग का रूप भी है कि फ्रेमिंग में जो चीज़ दिख रही है वो पेंटिंग समान होना चाहिए। इसीलिए बेस्ट पेंटर्स जो होते हैं, जो बेस्ट पेंटर्स होते हैं, वो बेस्ट सिनेमा भी, बेस्ट फिल्म मेकर्स भी होते हैं, क्योंकि उनकी फ्रेमिंग आइकनिक फ्रेमिंग होती है। जैसे सत्यजीत रे, बहुत सारे पेंटर हुए हैं, डेविड लीन हुए हैं, वो ही वॉज ए पेंटर, और भी हैं तो इटालियन फिल्म मेकर्स हैं, वो भी पेंटर थे। तो पेंटर्स बिकम्स गुड फिल्म मेकर्स, क्योंकि दे नो व्हाट शुड बी इन द फ्रेम एंड व्हाट शुड नॉट बी इन द फ्रेम। तो सिनेमा इज एवरीथिंग। लिटरेचर भी है, स्कल्पचर भी है, म्यूजिक भी है, पेंटिंग भी है, इट इज एवरीथिंग। दिस इज इटालियन फिल्म मेकर पाओलो पसोलेटी। The picture speaks louder than words, ठीक है। तो बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि पिक्चर और वर्ड्स, एक फिल्म मेकर और एक लिटरेचर लिखने वाला या न्यूज़पेपर लिखने वाला, प्रिंट मीडिया और फिल्म में जो बेसिक डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज द इमेज एंड वर्ड्स, इमेज वर्सेस वर्ड्स। जो फिल्म लाइन में आता है वो बेसिकली दे थिंक इन पिक्चर्स। प्रिंट मीडिया वाला हो सकता है वो पिक्चर्स में ना देखता हो, लेकिन जो फिल्म में आता है, मे बी ही इज अ सिनेमाटोग्राफर, मे बी ही इज अ फिल्म मेकर, एनीथिंग, एक्टर भी हो सकता है, तो वो पिक्चर्स में अगर कोई चीज इमेजिन करता है तो वो पिक्चर्स में उस चीज को इमेजिन करता है, और एक प्रिंट मीडिया वाला वर्ड्स में इमेजिन करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर लॉन्ग रेंज पे आपको जाना है तो यू हैव, आपका विजन ऐसा होना चाहिए कि आपको सारी चीजें बनने से पहले दिखनी चाहिए। यू सी लाइक इट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ। तो टेक्निकली स्पीकिंग सिनेमा इज ए लाई, बट ए ब्यूटीफुल लाई। झूठ है, लेकिन एक खूबसूरत झूठ है। 24 फ्रेम्स पर सेकंड, बट व्हाट अ ब्यूटीफुल लाई। यंगेस्ट आर्ट बट मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म एंड ए ब्राजील साइज टूल ऑफ मास कम्युनिकेशन। ब्राजील साइज मतलब बहुत बड़ा। सिनेमा सबसे बड़ा टूल है मास कम्युनिकेशन का। जो ये काम कर सकता है कोई नहीं कर सकता काम। और इसकी लॉन्गेविटी जो है बहुत रहती है। हम 100 साल पुरानी फिल्में देखते हैं, 50 साल पुरानी फिल्में भी निकाल के देखते हैं, उससे सीखते हैं उस जमाने की। तो सिनेमा अपने एज की एक गवाह भी होती है कि अगर जिस एज के हम, मे बी डिप्रेशन टाइम की, हम डिप्रेशन इरा की कोई फिल्म देख रहे हैं, वर्ल्ड वार सेकंड की कोई फिल्म देख रहे हैं, तो उस एज का हमें पूरी कंप्लीट हिस्ट्री भी बयान करती है, बैकग्राउंड भी बयान करती है। तो इसलिए सिनेमा इज द मोस्ट पावरफुल टूल। You must have read all these. This is the basic things. Why we watch films? Emotional attachment. By emotional attachment, आदमी का हंगर होता है। इमोशनल हंगर इज पार्ट ऑफ हंगर। सिर्फ पेट भरना ही नहीं होता, उसको इमोशनली भी चाहिए। इसीलिए हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, इसीलिए हम फ्रेंड बनाते हैं, क्योंकि हमें इमोशनल लेवल पे भी कनेक्ट करना है। वो भी एक फूड की तरह है जो हमारे सोल को एनर्जी देता है। खाना हमारे पेट को एनर्जी देता है, लेकिन इमोशंस हमारे सोल को एनर्जी देता है। तो इसलिए इमोशनल अटैचमेंट। फिल्म में यू गेट लॉस्ट। आप न्यूज देख रहे हो या कोई और चीज देख रहे हो, वहीं पे रहते हो जहां पे हो। आप यहाँ बैठे हो, हमारा लेक्चर सुन रहे हो, आप यहीं पे हो। लेकिन जब आप सिनेमा देखते हो, यू आर इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू देयर वर्ल्ड। और इसीलिए जब याद करो कि जब फिल्म देख के हम लोग निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी उसी दुनिया में थे, अभी निकले। 1-2 घंटे लग जाते हैं नॉर्मल लाइफ में आने में, अगर आप कोई अच्छी फिल्म देख के निकलते हैं। न्यू फाइल इंफॉर्मेशन, कोई नई चीज है, जैसे अवतार फिल्म थी, हमें नई चीज सीखने को मिली।
और भी बहुत सारी फिल्में नई चीज़ें सीखने को मिली उससे मिलती हैं। न्यू फोबिया, फियर फैक्टर भी है, ये भी बेसिक इंस्टिंक्ट है फियर हमारा। और जब कोई फिल्म इस चीज़ को इंस्टिगेट करती है, इस चीज़ को टच करती है तो हमें अच्छी लगती है, ठीक है। प्राइमल फियर जिसको बोलते हैं। नीड टू बॉन्ड, जो मैंने आपको बताया कि बॉन्ड, नीड टू बॉन्ड, इमोशनल बॉन्डिंग होता है। नीड टू कन्फ्लिक्ट, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ कन्फ्लिक्ट, तो वो चीज़ हम फिल्म में दर्शाते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो फिल्म मेकर्स होते हैं। कन्फ्लिक्ट इज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ फिल्म मेकिंग। अगर किसी भी फिल्म में कन्फ्लिक्ट नहीं है तो वो फिल्म जो है बेकार, यूजलेस। कन्फ्लिक्ट ही फिल्म को बनाती है, मे बी बिटवीन कैरेक्टर्स, बिटवीन सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी हो सकता है कन्फ्लिक्ट, तो वो कन्फ्लिक्ट है। और नीड फॉर ए कंक्लूजन, हम ये जानना चाहते हैं कि भाई कंक्लूजन क्या है इसका, व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द आउटकम, क्या सीखने को मिला हमें इससे, या हम इससे आउटकम, हम इससे क्या घर लेके जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं या हम जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। Who are born creators are filmmakers? They are highly imaginative, things in picture. मैंने आपको बताया जैसा कि इमेजिनेशन इज अ की। कोई भी फिल्म मेकर होगा वो इमेजिनेशन होना उसके अंदर बहुत जरूरी है। अगर वो इमेजिनेशन नहीं है उसके अंदर तो फिल्म मेकर नहीं बन सकता, क्योंकि सारा खेल ही इमेजिनेशन का। हम इमेजिनेशन की रोटी खा रहे हैं। आप जो आगे फिल्म में करने जा रहे हैं, कोई डायरेक्टर बनेगा, मे बी आप लोग शायद सिनेमाटोग्राफर भी होंगे इसमें से, टेक्निकल फील्ड्स के होस्ट में, मे बी टुमारो यू विल स्विच टू डायरेक्शन। कैमरामैन डायरेक्टर बन सकता है या एडिटर डायरेक्टर बन सकता है, एक्टर भी डायरेक्टर बन सकते हैं। तो कोई भी टू फील्ड होती है, एक तो क्रिएटिव, एक होता है टेक्निकल। तो दोनों फील्ड के लोग डायरेक्शन में आ सकते हैं बाद में। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि मैं तो सिनेमाटोग्राफर का काम करूंगा, लेकिन ग्रेजुअली एज यू प्रोग्रेस कि मैं अभी हमने इतना काम किया, फिर आपको लगने लगेगा कि आई कैन डायरेक्ट आल्सो, आई हैव ए विजन, आई हैव ए स्क्रिप्ट, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ दुनिया में, एंड दिस इज द वे आई से। वोराइसियस रीडर, जो फिल्म मेकर्स क्रिएटर्स होते हैं, ये पढ़ते बहुत हैं, क्योंकि देखो जब तक आप पढ़ोगे नहीं चीजों को, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। पढ़ना इज अ बेसिक, मतलब यू हैव टू बी ए रीडर। चाहे वो बराक ओबामा हो या कोई भी हो, जब वो रहते हैं, कभी भी आप अंग्रेज को देखोगे वो अगर खाली है तो वो किताब खोले बैठा है। अभी आजकल मैं क्या देखता हूँ, लड़के तो कभी नहीं पढ़ते, अगर कोई दिखता है तो लड़कियां ही दिखती हैं, वही पढ़ते हुए दिखती हैं, उनके हाथ में बुक रहती। लड़के, एक भी लड़के के हाथ में मुझे बुक नहीं दिखती, चाहे मेट्रो हो कहीं भी हो। कम से कम लड़कियों ने इस चीज को उठा के रखा हुआ है कि कम से कम दे आर रीडर्स। और लड़के क्या है, मोटी किताब है यार, क्यों पढ़ूं यार, टाइम वेस्ट करना है, हटाओ यार इसको, बातें करते हैं, चौरेबाजी करते हैं, पढ़ के क्या मिलने वाला है, क्या लिख रखा है यार, 140 पेज की इतनी मोटी किताब कहाँ से लिख दिया। तो वो एक बेसिक इशू। लेकिन भाई जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा। ब्रिलियंट ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर्स मतलब होता है बेसिकली, हम लोग क्रिएटिव फील्ड के हैं, तो वी आर स्टीलर्स, वी आर थीव्स, हम लोग चोर हैं। फिल्म क्या है, नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज, मतलब कोई कहे हम बहुत बड़ा परफेक्शनिस्ट है, नोबडी इज ओरिजिनल एक्सेप्ट गॉड। गॉड के अलावा कोई चीज ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। ये भूल जाना कि मैंने यहां से कॉपी किया, वहां से कॉपी किया, ये कह देना आसान है कि बंदे ने कॉपी किया। बेसिकली यू गेट इंस्पायर्ड। तुम हो सकता है कि आप बहुत मोटी नॉवेल पढ़ रहे हो या कहीं कोई मीटिंग चल रही हो, उसमें से कोई ऐसी चीज आपको लग जाए कि उससे आप इंस्पायर्ड हो जाओ, और उस इंस्पिरेशन से आप पूरी फिल्म बना रहे हो, ठीक है। किसी इशूज पे लेके किसी चीज, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल शादियां होती हैं एंड दे सेलिब्रेटरी फायरिंग चल रही है, उसमें आप लोग देखते हैं कितने बंदों की जान चली जाती है, बच्चों की जान चली जाती है सेलिब्रेटरी फायरिंग में ना। दारू पी के चला रहे हैं तो गन चला देते हैं, तो ये काफी हो रहा है आजकल, आए दिन न्यूज आती रहती है। तो आपको लगा कि आपकी शादी में गए, वहां पे आपने ये चीज नोटिस किया, अब आपका वो इमेजिनेटिव माइंड वाला पंख खुल गए, क्या इस पे भी एक फिल्म बनाई जा सकती है, इसमें विद अ गुड मैसेज। ये सेलिब्रिटी फायरिंग का क्या चक्कर है यार, पटाखे छुड़ा के निकल गई, ये बंदूकें चल रही हैं यार, किसी के सेकंड फ्लोर पे कोई बंदा खड़ा, उसकी जान चली गई, कितना ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो यू गेट एन इशू, यू गेट ए मैसेज कि हम ठीक है, हम इस पे फिल्म बनाते हैं यार, एक छोटी सी फिल्म बनाने में क्या हर्ज है, बना देते हैं, दिस इज अ गुड मैसेज, और हमारे लिए एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो दिस इज थिंग, इसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। इसी तरह आप लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए बेसिकली क्या है, यहाँ पे डिफरेंस आता है कि एक रिच फैमिली जो बॉलीवुड में है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, चाहे करण जौहर हैं, एनीवे, अब उनके बच्चे जो हैं, जो बड़े हो रहे हैं, जो डायरेक्टर बन रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता।
क्यों पहले के लोग क्लासिकल टाइम में 60s 70s 80s में क्यों अच्छी फिल्में बनाते थे, आप आज वैसे डायलॉग हमें सुनने को क्यों नहीं मिलते, आज हमें वैसे क्यों नहीं लिरिक्स सुनने को मिलते? क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी नहीं तो कहां से लिख देंगे? दे हैवंट सीन लाइफ एंड इट्स अप्स एंड डाउन्स। उन्होंने पूरी लाइफ देखी नहीं। अब चाहे वो गुलजार साहब हो या फिराक गोरखपुरी हो या कोई और हो, उन्होंने पूरी जिंदगी देखी है और उसने उन्होंने जिंदगी से सीखा। तो उसी जिंदगी का निचोड़ है कि उनके मन में पूरा माइंड में भरा रहता है। जब वो कोई चीज कलम उठाते हैं लिखने के लिए तो वो अल्टीमेटली वो उनको मालूम है कि वहां से उठा के इस चीज को पिक करना है और यहाँ पे डालना है। इसी तरह एक्टर्स होते हैं। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी और जितने छोटे शहर के एक्टर हैं जो तब के आते हैं, जो भट्टी में तब के आते हैं, वो क्यों इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, क्यों इमोशन से अच्छे पोर्ट्रे करते हैं। और एक अमीर बाप का औलाद है जिसने कभी लाइफ नहीं देखी, गरीबी नहीं देखी, जिसने स्ट्रगल नहीं देखा, वो एक्टिंग नहीं कर पाता। ही इज लाइक अ डॉल, प्लास्टिक, डल, वुडन एक्टिंग। ठीक है, तो ये चीज मतलब लाइफ के भट्टी में तपना बहुत जरूरी है। अगर आपको दूसरों की, आप खुद अगर आप नहीं तप रहे हो तो तपे हुए लोगों से सीखो। खुद नहीं तपे हो, चूंकि आपके पास पैसा है, कार है, गाड़ी है, सब है, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, फॉर मतलब थैंक गॉड, तो आप कम से कम जिंदगी को तो ऑब्जर्व करो कि भाई लोग कैसे जीते हैं। इसी का अगर कोई एक्टर है, इफ समबडी इज एक्टर, उसको एक्टर को सबसे बड़ा ऑब्जर्वर होना चाहिए, क्योंकि ही इज गोइंग टू प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, मे बी 100 200 अपने लाइफ स्पैन में वो 100-200 कैरेक्टर तो प्ले करे। कभी मे बी कभी मोची का रोल हो सकता है, कभी बस कंडक्टर का रोल हो सकता है, कभी पेन बेचने वाले का रोल हो सकता है, कभी क्रिमिनल का हो सकता है। तो ही हैज टू बी ए मतलब इंटेंस ऑब्जर्वर। उसको इंटेंस ऑब्जर्वर होता है क्योंकि उसको कैरेक्टर स्टील करना होता है, चोरी करना होता है कैरेक्टर को। तो ऑब्जर्वेशन पावर ये होना बहुत जरूरी है, इसको डेवलप करने की जरूरत है। लवर्स ऑफ साइलेंस जो फिल्म मेकर्स होते हैं बेसिकली दे गेट लॉस्ट, तो वो साइलेंस क्लेम करते हैं और वो ज्यादातर साइलेंट मिलते हैं, क्योंकि जब साइलेंस होते हैं तब अपने आप की अंदर की ज्योति जलती है। जब आप आंख बंद करते हो तो अंदर की आंख खुलती है, जब आंख ही नहीं बंद करोगे तो अंदर की आंख क्या खुलेगी? ठीक है, तो वो चीज जो है, दे लवर्स ऑफ साइलेंस एंड फुल ऑफ एम्पैथी। बेसिकली मे बी टुमारो यू विल बिकम अ गुड सिनेमाटोग्राफर। मैं प्रे करता हूँ, विश करता हूँ कि आप लोग आगे बहुत तरक्की करें एंड यू भी इंडिया का नाम, भारत का नाम रोशन करें। लेकिन कभी भी अपने रूट को नहीं भूलना। यू हैव टू बी रूटेड कल्चरली। हर तरीके से हम भारत में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पैदा हुए, तो अपने रूट को नहीं भूलना किसी भी हालत में। अगर रूट को भूल गए, आज अंबानी ने भी अपने लड़के की शादी की, 1250 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन देखो किस तरीके से ट्रेडिशनल ढंग से उन्होंने शादी, अपने रूट को तो नहीं भूला ना। इवन टेंट, आर्ट डायरेक्टर अगर यहाँ पे कोई बैठा हो तो इवन टेंट की जो डिजाइन भी हुई उसमें देखो हाथी, मोर सब बने हुए हैं। हमारी कल्चर एंड ट्रेडिशन को प्रमोट किया उन्होंने। भले पैसे खर्च किए, उनके पास पैसे तो खर्च किया, लेकिन ट्रेडिशन को प्रमोट किया एवरी एंगल। वो एक टॉप फोकस था उनका। तो इसलिए हमें यू हैव टू बी फुल ऑफ एम्पैथी। हमें दूसरों का दर्द हमें समझने और फील करने की एम्पैथी, वो चीज होनी चाहिए, उसको कभी इग्नोर है। क्योंकि अगर मतलब क्रिएटिव पर्संस के लिए सबसे बड़ी चीज यही होती है कि वो दूसरों का दर्द समझे। जब तक until and unless you feel the pain of society, the pain of underprivileged, you cannot recreate something amazing, something spectacular, something wonderful and amazing, you know. तो उसको लिए something watchable, intensely watchable, तो वो full of empathy ये होना बहुत जरूरी है। Emotions basically we are, हम लोग words का खाते हैं, शब्द का खाते हैं, हम लोग झूठ बोल के खाते हैं, हम लोग मतलब इमोशंस दिखा के खाते हैं, उसकी रोजी हम खाते हैं, लेकिन दे आर ऑल जेन्युइन, क्योंकि जो समाज में उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। मे भी देखो जिम्मेदारी, अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट कि समाज में एक डायरेक्टर की क्या जिम्मेदारी होती है। अब एनिमल के डायरेक्टर की बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, बुराइयां भी उनकी होती हैं कि भाई he should carry the load of responsibility towards society he lives in, कि you have to be that kind of moralist, जो भी है उसमें भी डिफरेंट ग्रुप बन गए हैं। तो बेसिकली एक डायरेक्टर के अंदर अब डिफरेंट वर्जन होते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो बट यू हैव टू कैरी ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी यू लिव इन, टुवर्ड्स द कंट्री यू लिव इन, और ह्यूमैनिटी को लेके इस चीज का तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारी फिल्म में कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कि ह्यूमैनिटी आहत हो जाए। ह्यूमैनिटी को अगर आप टॉप पे रखो, चाहे माइकल जैक्सन के सॉन्ग की थीम हो,
ठीक है। माइकल जैक्सन की सारे सॉन्ग की थीम देखोगे ह्यूमैनिटी, नेचर, यही सब रहता है। क्यों क्यों वो पॉपुलर है? क्योंकि आप वैसे थीम टच करो ना, आप उस लेवल पे बात तो करो। आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ के रखे हो कॉन्फ्लिक्ट, आप यूनिवर्सल थीम पे आओ, यूनिवर्सल थीम को लेके चलो और अपना विजन बहुत ऊपर रखो, बहुत विजन। जब देखो, जब आप एवरेस्ट पे चढ़ने का मिशन होगा तो का नहीं भी चढ़ पाओगे तो कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो आगे चढ़ पाओगे। जब आपका साला आपका वो मतलब ये है कि बस यहीं तक हमें रहना है, तो फिर आप ऊपर जा ही नहीं सकते। तो अपना एम हमेशा हाई रखना है विद फुल ऑफ एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी। Filmmakers are creators of possibilities, entertainers, captain of the ship, restless souls, mad, crazy, and they start early. ये बेसिकली फिल्म मेकर्स क्रिएटर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज होते हैं। अब सब चीज है, बजट नहीं है तो काम नहीं हो पा रहा है, सारी चीजें हैं तो ही इज लाइक ब्रिज। वो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है टैलेंट को गैदर करने का, कोई स्टोरी टेलिंग का और बजट का, तो वो उस चीज को बिल्कुल मिक्स करके एक पॉसिबिलिटी बनाता है। सम प्रोडक्ट ही कम्स अप विद सम प्रोडक्ट। तो वो ही इज अ क्रिएटर ऑफ पॉसिबिलिटीज। इंटरटेनर्स, हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब है इंटरटेन करना। एनी फिल्म विच फेल्स टू इंटरटेन, तो कोई मतलब नहीं उसका बना के, ठीक है। आप अपने लिए बना रहे होगे फिल्म। एक दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, वन हु मेक फिल्म्स फॉर देमसेल्व्स एंड वन हु मेक फिल्म फॉर अदर्स, इंटरटेन। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप किसके लिए फिल्म बना रहे हो, खुद के लिए बना रहे हो या किसी और के लिए बना रहे हो, दर्शक के लिए बना रहे हो। तो यू हैव टू बी गुड इंटरटेनर। आप जब सिनेमा हॉल जाते हो तो आपको जो चीज नहीं पसंद आती, यार ये क्या बोर कर रहे हैं, चाय में 20 मिनट तक बात ही कर रहे हैं, अब कौन हम देखेगा बैठ के हम 20 मिनट इनकी बकवास सुने। तो जेम्स कैमरॉन, he is one of the top directors of the world. He made Avatar, Titanic और बहुत सारी फिल्में, True Lies and Terminator 1 and 2। तो उसका सारा VFX का ही खेल रहता है। तो he says कि मेरी फिल्म में कोई भी कॉफी पे डिस्कस करते हुए नजर नहीं आएगा चीजें। Every second shot should change. Film is about motion and emotion. फिल्म जो है, फिल्म is all about motion and emotion। हम भैया थिएटर देखने नहीं आए, इसको अभी से इस डिफरेंस को समझ लो। देयर इज अ डिफरेंस। डायरेक्टर से अगर बनना है किसी को तो वो समझ जाए कि भैया थिएटर का डायरेक्शन अलग है, फिल्म का डायरेक्शन अलग है। फिल्म में कहीं भी आप बोर नहीं कर सकते ऑडियंस को। यू हैव नो राइट टू बोर। अगर आपने बोर कर दिया, लंबे लंबे डायलॉग चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, मूवमेंट जीरो है, तो फिर पब्लिक तो निकल जाएगी। तो इट इज ऑल अबाउट मोशन एंड इमोशन। मोशन एंड इमोशन दोनों को लेके चलना है। और डायलॉग, यू हैव टू कीप दैट मच डायलॉग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यू हैव टू फोकस ऑन रिएक्शन। रिएक्टरी शॉट्स जो है, रिएक्शंस पे और मूवमेंट पे हमें फोकस करना है इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स हमें कम से कम रखने हैं और चूजी वर्ड्स रखने हैं। देखो थिएटर में है, प्रिंट मीडिया में है, हम खूब वर्ड से खेल सकते हैं, हम नॉवेल लिख रहे हैं, खूब वर्ड से खेल सकते हैं। लेकिन फिल्म में हमें लिमिटेड पीरियड है, 2 hours 20 minutes, 1 घंटे 1.5 घंटे हमारे पास टाइम है। उस टाइम में हमें इंटरटेन भी करना है, अगर कोई मैसेज है तो वो भी डिलीवर करना है। तो जब सब सारी चीजें करनी है तो यू हैव टू बी टाइट विद वर्ड्स। रिफाइन करना है स्क्रिप्ट टिल द लास्ट मोमेंट कि कोई भी शब्द यूजलेस नहीं होने चाहिए, फालतू के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो डायलॉग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये स्टार्ट्स अर्ली। जो बेसिकली जो बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं बहुत जल्दी शुरुआत कर देते हैं, बहुत जल्दी 12 साल 15 साल की उम्र से वो शुरू हो जाते हैं। Director is a one-person show. She is the person who initiates a film, develops the idea, works on budget, pre-designs the settings, select the location, choose the right actors and costumes, rehearse the performance, guides the production team, and after the shooting is over, supervise the acting and VFX. तो he is a one-man show, or she is one-person show. तो डायरेक्टर को सारे डिपार्टमेंट की चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर हम स्क्रिप्ट राइटर हैं, हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। आई शुड नो अबाउट डायरेक्टर्स विजन, क्या डायरेक्टर करना चाहता है, यानी उसकी अगर स्टोरी है तो मुझे किस तरीके से उस चीज को जस्टिफाई करना है। बट लेकिन इफ यू आर अ डायरेक्टर यू शुड नो अबाउट द बजट इक्वली, एंड उसके टेक्निकल साइड का भी नॉलेज होना चाहिए एंड क्रिएटिव साइड का भी नॉलेज होना चाहिए।
आप एक तरफ एक्टर को हैंडल कर रहे हो, एक तरफ आप आर्ट डायरेक्टर के साथ बैठे हो, यार ये वो लकड़ी कहाँ से मिलेगी, यार वो फर्नीचर कहाँ से मिलेगी, यार ये सेट तो सही नहीं लग रहा है। फिर उधर आप एक्टर के पास आ गए, यार वो जो बेन किंगसले ने एक्टिंग किया था ना यार वैसा कुछ, यार वो कैसे करोगे, वो उधर आप क्रिएटिव इनपुट दे रहे हो, इधर ये दे रहे हो। फिर वो बिजनेस का आ गया, प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग आपकी चल रही, यार ये कितना फुटप्रिंट आएगा, दिवाली में रिलीज करें मजा आ जाएगा यार, दिवाली में बढ़िया रहेगा। उधर बिजनेस की आप बात कर रहे हो, तो डायरेक्टर्स की 12 हाथ होती है और 3 4 5 आंखें होती है। डायरेक्टर की कम से कम आधा दर्जन आंखें और 12 हाथ होने जरूरी है, इसीलिए उसको कैप्टन ऑफ द शिप बोला गया। ऐसे थोड़े बोला गया, ऐसे नहीं बोला गया। तो दिस इज द थिंग। डायरेक्टर इज बेसिकली कम्युनिकेटर. Steven Spielberg is called the most effective communicator because his films Schindler's List and Saving Private Ryan have entered into our subconscious minds. While watching these films, we feel coldness of life, horror, tragedy, and despair, and all our emotions are spent out. Emotional catharsis जो होता है, जहाँ when all emotions are spent out. बेसिकली आपके फिल्म में हो या नॉवेल हो या कोई भी चीज हो, उसमें इमोशनल कैथारसिस होना बहुत जरूरी है। लास्ट में जहां पे जब आप फिल्म देख के बिल्कुल कंप्लीट निकलते हो तो आपके सारे इमोशन शुड बी स्पेंट एंड पोएटिक जस्टिस जिसको बोलते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डायरेक्टर्स, 3 काइंड्स में भी। तो 1 तो होते हैं उन्होंने एंटरटेन किया, ऊपर से गए, आपने बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी, एक्शन फिल्में, ठीक है, एंटरटेन किया, चले गए। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं एंड दे आर कॉल्ड ऑटियर्स, AUTEURS, ऑटियर्स। ऑटियर्स सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है डायरेक्टर की, सबको ऑटियर नहीं बोला जा सकता, ठीक है। ये बहुत चुनिंदा डायरेक्टर्स को बोलते हैं क्योंकि उनकी फिल्में जब हम देखते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं और पूरी जिंदगी वहीं पे बसर करते हैं। आप उन फिल्मों को भुला ही नहीं सकते, नो मैटर व्हाट। सेविंग प्राइवेट रियान हो, शिंडलर लिस्ट हो, आपने देखी कि नहीं देखी, या और बहुत सारी फिल्में, सत्यजीत रे के पात्र पंचाली है, और भी बहुत फिल्में, विमल राय की, विमल दादा की है फिल्में हैं। तो वो फिल्में आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं और उनसे आपको सीखने को मिलता रहता है, रेफरेंसेस मिलते रहते हैं, वो आपसे बातें करते हैं वो फिल्म। तो दे आर, तो इसमें कम्युनिकेशन की स्टेजेस है, कैपेसिटी है कि किस डायरेक्टर की क्या कैपेसिटी है कम्युनिकेट करने की। तो बेसिकली दे आर, अब ये सब बॉर्न डायरेक्टर्स हैं, जरूरी नहीं कि भाई हम उस लेवल के बने, लेकिन यू हैव टू एस्पायर। एस्पिरेशन इज द की टू सक्सेस। जब तक आप एस्पायर नहीं करोगे आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। इसलिए यू हैव टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। 3 आइज जो मैंने भी बोला था, क्रिएटिव, टेक्निकल, बिजनेस। राइटर्स, एक्टर्स, म्यूजिक, ये तो क्रिएटिव पार्ट हो गया डायरेक्टर के लिए, 3 चीज। टेक्निकल में सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, आर्ट, वीएफएक्स, ये सारी चीजें टेक्निकल पार्ट में आ गई। मार्केट, रिटेल, बॉक्स ऑफिस, ये बिजनेस आ गया। नॉलेज ऑफ ऑल फील्ड्स हेल्प इन सेविंग बजट एंड स्मूथ वर्क फ्लो। अब डायरेक्टर अगर मे बी टेक्निकल पार्ट या मार्केट इस सब का नॉलेज नहीं है उसको, तो ही माइट बी चीटेड। वो हो सकता है फुल जस्टिस ना कर पाए, प्रोड्यूसर जो हमारे बजट को है उसको जस्टिस ना कर पाए। कि अब उसको मान लिया हमें एक ऐड मिल रही है, 2 मिनट्स की कोई ऐड, अब ऐड मिल रही है तो उसमें आपने यू हैवंट कंसल्टेड योर आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर, मे बी सिनेमेटोग्राफर, म्यूजिक वाला, आपने उनसे कंसल्ट नहीं किया एंड आपने पिकअप कर लिया वहां से, एंड दिस इज द बजट, ये आपका बजट है 50 लाख। इस बजट में आपको 2 मिनट्स का मुझे ये एडवर्टीजमेंट देना है, किसी क्लाइंट ने आपसे बोला। अब उसमें सेट डिजाइनिंग भी इन्वॉल्व है, मे बी म्यूजिक भी इन्वॉल्व है। अब पता चला सेट डिजाइनिंग ही खाली उसमें 10 लाख का है। अब यू हैवंट कंसल्टेड एंड यू हैव नो आइडिया कि कितना सेट डिजाइन महंगा हो सकता है। इसलिए किसी को भी बजट देने से पहले जस्ट रीड देयर स्क्रिप्ट या जो भी कंसेप्ट नोट हो, जो ब्रीफिंग हो, उनको पढ़ो एंड देन डिस्कस इट विद योर टीम, आर्ट डायरेक्टर, सभी को बैठा के डिस्कस करोगे भाई इसका क्या बजट रहेगा, एंड देन गिव योर बजट टू देम। उनके बजट में हो सकता है 50 लाख दे रहा हूँ, 50 लाख में भाई 20 लाख का तो सेट बन गया, तो अब हम कहाँ से करेंगे पैसे,
कितने लाइन प्रोड्यूसर डेली में ऐसे हैं यहाँ पे, खासकर बॉम्बे में तो नहीं, यहाँ पे हैं, जो कि उठा लाते हैं प्रोजेक्ट और फिर कहते हैं करो इसको, डू इट, डायरेक्टर से बोलते हैं डू इट। अब डायरेक्टर कहता है कंफ्यूज है, कहता है यार इतने में कैसे करूँगा पैसे, इसमें से इतने का तो सेट लग जाएगा, इतने की यार आपने कैसे वो बजट में कैसे इसको उठा लिया। बोले यार काम करना हो करो, नहीं तो यार फिर देख लो, फिर प्रोजेक्ट तो मिलेगा नहीं। अब उसमें फिर घिसाई पिटाई चालू हो जाती है, जुगाड़ एंड ऑल दोस थिंग्स कम इन टू पिक्चर, कि चलो यार यहाँ से ये कर लेते हैं, यहाँ से वो पुरानी दिल्ली से उठा लेते हैं, चौड़ी बाजार से उठा लेते हैं, ऐसे करते हैं, ये चीज़ चलने लगती है। तो यू कंप्रोमाइज ऑन थिंग्स, क्योंकि पैसे भी बचाने उसमें। तो इसलिए बजट डिसाइड करने से पहले यू हैव टू नो, यू हैव टू हैव द फुल ग्रेस्प ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल क्या है, कंसेप्ट क्या है, उसका जब तक ग्रेस्प नहीं करोगे तब तक आपको बजट एक डिसाइड करना मुश्किल होगा। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही बस बोल दिया और उन्होंने बजट आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ मार्केट, रिटर्न, बॉक्स, अब जैसे रिटर्न है, बॉक्स ऑफिस है, बहुत सारी फिल्में बेसिकली उनका वो होता है कि दे शूट इन दिसंबर, जनवरी, फेब या मार्च तक उन्होंने शूटिंग कर लिया, उसके बाद एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन, मार्केटिंग, टीजर एंड एवरीथिंग वो अगस्त तक चलता रहा। दे चूज अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर नवंबर ये फेस्टिव सीजन है, इसमें स्कूल भी कॉलेज खुले रहते हैं और ज़्यादा एग्जाम्स वगैरह भी नहीं होते, एग्जाम्स होते नहीं हैं, प्लस फेस्टिवल सीजन है। तो इस चीज़ को इस तरह से प्लान करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें रिलीज करना है अक्टूबर में, तो दे गुड फॉर फुटफॉल मिल जाता है, अच्छा वहाँ बॉक्स ऑफिस थोड़ा सा रहता है, चल जाती फिल्में, और मार्केट अगर खाली मिल गई तो वो भी देखना पड़ता है कोई और फिल्म क्लैश तो नहीं कर रही है, तो मार्केट है वो। और टेक्निकल साइड में सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, आर्ट, वीएफएक्स, दीज आर टेक्निकल साइड्स, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि भाई इसमें कौन सी लाइट्स लगेगी, ठीक है, लाइटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, फील फिल्म का क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। प्लस डायरेक्टर को और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि फिल्म का टोन कैसे रहे। आपने देखा होगा कि जब हम सर्दी में शूट करते हैं फिल्म, तो उसका बड़ा सॉफ्ट टोन अच्छा सा रहता है, ठीक है। प्लस उसमें आप ड्रेस से भी खेल सकते हो, स्वेटर वगैरह भी पहना सकते हो, जैकेट पहना सकते हो। और सर्दी में शूट करने का फिल्म में फायदा ये रहता है कि बजट भी आपका पैसा बचता है, क्योंकि आपको वैनिटी वैन नहीं देनी, आपको कोई ऐसा नहीं कि 5 स्टार होटल लेना है, आप कम बजट की फिल्में बना रहे हो तो 3 BHK फ्लैट ले लिया, उसमें रुका दिया। हॉस्पिटैलिटी एक्सपेंसेस आपके बच जाते हैं, एसी नहीं देना, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि पसीना नहीं बह रहा, स्वेटिंग बह रहा, मेकअप वाले को भी आसानी है। तो वो इसलिए ज्यादातर लोग सर्दी में शूट करते हैं, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि टोन जो है स्क्रीन का वो हमें सॉफ्ट मिलता है। इसीलिए आप यूरोपियन फिल्म देखो तो बड़ा सॉफ्ट टोन रहेगा, और जब इंडिया की फिल्म देखो, यहाँ की आप तो खैर उसको आफ्टर इफेक्ट भी कर लेते हैं, अदरवाइज पहले क्या होता था कि देखो तो पूरा लाइटिंग बर्न स्क्रीन बर्न लगती थी, पूरी उस तरीके से लगती थी, तो वो अच्छा टोन नहीं लगता था, इसलिए सर्दी की फिल्में ज्यादा अच्छी लगती। ये वीडियो स्पेस इन माइंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैमरा प्लेसमेंट, फ्रेमिंग, व्हाट टू शो एंड व्हाट नॉट, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ शॉट्स। अब इसमें ये चीजें मैंने आपको बोला था ना कि दे थिंक इन पिक्चर्स, दे सी थिंग्स इन पिक्चर्स। जो डायरेक्टर होता है वो तस्वीरों में देखता है चीजों को। इस जैसे अभी मान लिया बुर्ज खलीफा बनी है, तो बनने से पहले आर्किटेक्ट ने इमेजिन कर लिया ना कि भाई बुर्ज खलीफा कैसी होगी, उसको माइंड में पहले माइंड में बना, तब तो जमीन में बना, ठीक है। उसी तरीके से वो पूरी फिल्म उसके माइंड में चलती रहती है, और वो जो है उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना रहता है उस फिल्म में। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैमरा प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी। लेकिन अभी डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। सुभाष भाई ने जो फर्स्ट फिल्म बनाई तो उसको कोई नॉलेज नहीं थी कैमरा की, वो उसको फर्स्ट फिल्म मिल गई, बस करना है। उसने बोला सिनेमाटोग्राफर्स के तुम मेरी हेल्प करो, मुझे ये शॉट चाहिए, मुझे ये दिखाना है। सिनेमाटोग्राफर ने उसकी पूरी हेल्प किया और उस चीज को एग्जीक्यूट किया। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको कैमरा की फ्रेमिंग आनी ही चाहिए, लेकिन एटलीस्ट बेसिक तो आना चाहिए कि आपको कुछ तो मालूम होना चाहिए कि भाई कैमरा कहाँ पे रखेंगे तो किस तरह के शॉट लेंगे। अगर भाई इस कमरे का शॉट लेने हैं, इस कमरे के एग्जिट एंट्री भी लेनी है और भी चीजें लेनी है, तो कैमरा की हमारी प्लेसमेंट क्या रहेगा, फ्रेमिंग में क्या दिखना चाहिए एंड क्या नहीं दिखना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कि पता चला फ्रेमिंग में कुछ जो चीज अननेसेसरी है वो भी दिख रही है, और जो मीनिंगफुल है जिससे हमें कुछ मैसेज मिल सकता है वो नहीं दिख रही है। तो फ्रेमिंग, अब जैसे कोई
अभी ये जैसे ये फ्रेम, ये पोस्टर लगा हुआ है, अब कोई हमें इस तरह के सीन शूट कर रहे हैं जिसमें धार्मिक एकता का हमें कुछ दिखाना है, तो ये बहुत अच्छा फ्रेमिंग बन जाए। ये देखिए, ये कहीं लग गया बैकग्राउंड में तो चार चांद लगा देगा ये चीज जो लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू दैट, आप लोग को डेवलप करना है, वो माइंड की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि साइकोलॉजिकल जो होता है ना, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ शॉट्स। अब जब आप शॉट कोई ले रहे हो, अदरवाइज इट विल गो ब्लैंक, ये ब्लैंक हो जाएगा। तो आपको उसको क्या चीज हम उसमें पुट करें जिससे कि उसकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, जो साइकोलॉजी है, वो हमारी शॉट्स की बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर सके। अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स इमोशंस और जो भी होता है, प्रॉपर्टी भी आ गई उसमें, सारी चीजें, म्यूजिक भी हो सकता आ गया, तो वो चीजें होनी चाहिए। और इसमें 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स मैंने बताया था, वन हु माइग्रेट फ्रॉम टेक्निकल फील्ड्स एंड अदर्स हु माइग्रेट फ्रॉम क्रिएटिव फील्ड। 2 तरह के डायरेक्टर होते हैं। इनके साथ चैलेंजेस क्या आते हैं? जो क्रिएटिव फील्ड के एक्टर से डायरेक्टर बनते हैं, या म्यूजिक या कोई और म्यूजिशियंस हो सकता है, या हो सकता है लिटरेचर का कोई पर्सन हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, वो डायरेक्टर बनता है, तो उसके साथ चैलेंजेस आते हैं। ही इज नॉट अ गुड बिजनेसमैन, उसका बिजनेस इक्विपमेंट 0 हो सकता है, टेक्निकल साइड उसका 0 हो सकता है, तो उसको हैवीली डिपेंड करना पड़ता है सिनेमेटोग्राफर पे, वीएफएक्स वाले पे, कि भाई कैसे करना है इस काम को। तो वो गाइड करता है उस चीज को, क्योंकि चैलेंजेस वहां आते हैं। उसको एक्टर से एक्टिंग में लेने में चैलेंजेस नहीं आएंगे, उसको लिखने में चैलेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन उसको चैलेंजेस किधर आएंगे? वीएफएक्स की तरफ आएगा, सिनेमेटोग्राफी की तरफ आएगा, एडिटिंग, साउंड की तरफ आएगा, बिजनेस की तरफ आएगा चैलेंजेस। और एक जो होते हैं, जो टेक्निकल साइड से आते हैं, जो सिनेमेटोग्राफर डायरेक्टर बनते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस आता है क्रिएटिव चैलेंजेस। वो एक्टर से उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं ले पाएंगे, हो सकता है वो स्क्रिप्ट की उनको समझ ना हो। तो दीज आर द 2 थिंग्स कि भाई, अब ऑलराउंडर तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, या तो टेक्निकल फील्ड के आएंगे, क्रिएटिव फील्ड के आएंगे। बहुत बिरले होते हैं, रेयर केसेस में यू गेट अ ऑलराउंडर डायरेक्टर, कि जो सारी चीजें नॉलेज रखता हो। अब डायरेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक्टर्स से एक्टिंग कैसे निकाले। क्योंकि देखो, जो स्क्रिप्ट है, सिनेमेटोग्राफर आएगा, वो तो कहेगा भाई बताओ शॉट क्या लेने हैं, क्या करें। तो शॉट आपने बता दिया, मास्टर शॉट है, फिर यहाँ से क्लोजअप कटेगा, फिर ये होगा, रिएक्शन लेंगे, ये होगा, मिड शॉट होगा, या जो भी होगा। लेकिन ये तो हो गया टेक्निकल पॉइंट। अब प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि जो ऑडियंस इज गोइंग टू वॉच एक्टर्स, ऑडियंस तुम्हारी सिनेमेटोग्राफी नहीं देखने आ रहा है, तुम्हारी म्यूजिक सुनने, ऑडियंस को जो सबसे टू द फ्रंट जो बात हो रही है, वो एक्टर से बात हो रही है। अब यहाँ पे है एक स्क्रिप्ट है हमारे पास में, उस स्क्रिप्ट में कैरेक्टर्स हैं, उस कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करना है, कौन करेगा? एक्टर्स करेंगे। अब जब एक्टर्स करेंगे तो उनसे वो एक्टिंग, क्योंकि एक्टर्स लाइक मिट्टी, वो मिट्टी की तरह होते हैं बेसिकली। एक्टर्स मिएंडर, इधर उधर भटक जाते हैं। एक्टर्स जो भटक जाते हैं तो उनकी काट छाट माली वाला है, वो कौन करेगा? वो डायरेक्टर करता है। तो एक्टर से बेहतर एक्टिंग, और बेहतर क्या एक्टिंग भैया? हमारे जो कैरेक्टर्स, हमारे स्क्रिप्ट को आप जस्टिफाई करो। यू डोंट हैव टू बी मार्लोन ब्रांडो और अल पचिनो और रॉबर्ट डी नीरो। आप हमारे इस जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को आप जस्टिफाई करो। उसके लिए ओनली यू इमेजिन, यू नो कि हमें क्या चाहिए, ओनली डायरेक्टर नोज कि क्या चाहिए हमें। जब डायरेक्टर नोज, तो उस एक्टिंग को कैसे निकाले उससे, उसके लिए होता है शूट। सबसे पहले होता है परफेक्ट कास्टिंग। कास्टिंग में सबसे बड़ी चीज आती है लुक मैचिंग। जब लुक ही नहीं मैच करेगा, आपने किसी पहलवान को दिखाना है, ले लिया किसी और पतले दुबले आदमी के, वैसे पहले जो भाई पहलवान जैसा दिखना तो चाहिए ना उस तरीके का बंदा। उसके बाद फिर हम सोचेंगे उस चीज को हम कैसा करना है। या आमिर खान ने कितना वेट गेन किया दंगल के लिए, क्यों गेन किया? ना गेन करता। तो एक पहलवान जैसा लुक भी तो आना चाहिए ना। या गैंगस्टर का है तो पहले गैंगस्टर का एक लुक तो आना चाहिए, बाद में फिर हम देखेंगे ना उससे कैसे एक्टिंग निकलवानी है। तो इसलिए जो है अपार्ट फ्रॉम लुक, हम इसके लिए क्या करते हैं? वर्कशॉप रखते हैं। प्री प्रोडक्शन वर्कशॉप जो है इज अ पार्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन। तो जब इधर बजटिंग हो गई, ब्रेकडाउन, स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन हो गया, म्यूजिक वाला अपना म्यूजिक कर रहा है, ठीक है, आर्ट डायरेक्शन वाला अपने काम पे लग गया है, हमने शूट लोकेशन सारा फाइनल कर लिया, सारी चीजें उधर फाइनल हो रही हैं। फाइनल होने के बाद कास्टिंग लॉक हो गई, ठीक है, इतने कैरेक्टर्स, ये कास्टिंग। अब सारे एक्टरों को बुला के हम वर्कशॉप क्यों रखते हैं? पहले नहीं रखते थे, अभी रख रहे हैं वर्कशॉप। अभी सारी फिल्म मेकर्स ज्यादातर वर्कशॉप रखते हैं। दे पुट वर्कशॉप्स, तो उसमें भाई प्ले करो
कि कैरेक्टर्स को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वर्कशॉप रखने से आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन टाइमिंग है, जो प्रोडक्शन एफर्ट है, वो सारी चीजें आप बच जाती हैं कि वहां पे जाके बेसिकली क्या होता है, जब आप फिल्म शूट करने जाते हो ना, इट इज फुल ऑफ केओस, वहां पे सब भगदड़ मची रहती है, लाइट मैन इधर भाग रहा उधर भाग रहा, ये है वो है, भगदड़ मची रहती है। सिर्फ डायरेक्टर को मालूम रहता है भैया कि हमें क्या लेना है शॉट। इसलिए अगर जितना प्री प्रोडक्शन पहले कर लोगे उतना तुम्हारे लिए वहां पे अच्छा होगा, वरना तुम भी यू विल आल्सो गेट लॉस्ट इन केओस और आप भी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें करना क्या है। तो कंफ्यूजन का पार्ट हमें नहीं बनना है, हमें सबसे काम लेना है और सिर्फ हमें मालूम है कि हमारी स्क्रिप्ट है, हमें ये फिल्म बनानी है, ये इस तरीके की होनी चाहिए, ये लुक है। तो आपको एक्टर्स को आपको ही गाइड करना है, कोई और गाइड नहीं करेगा। इंकरेजमेंट एंड पॉजिटिवली चैलेंजिंग फॉर द बेस्ट। देखिए कभी भी एक्टर्स को क्या होता है ना, मैंने बॉम्बे में भी देखा है, डांट देते हैं लोग। अब डांटने, जब आप किसी को डांटते हो ना ऑन दिस सेट, अगर आपको किसी को डांटना है, आप यू आर अ डायरेक्टर, आप डायरेक्टर्स लोग डांटते भी हैं क्योंकि कभी गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा, क्योंकि बजट मतलब ईच आवर यू आर स्पेंडिंग $20,000 और बहुत सारा पैसा, करोड़ रुपए वेस्ट हो रहा है। तो एक एक घंटा मतलब प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए एक एक घंटा, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है। हम देखो, अगर खाली हम अपनी मन की बातें कहना चाहते तो भैया आप स्क्रिप्ट लिख लो, शॉर्ट स्टोरीज लिख लो, नॉवेल लिख लो, जाओ उठाओ बुक और लिखना चालू कर दो। फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, इसमें टीम वर्क है फिल्म, और जहां पे टीम वर्क आती है वहां पे हर मिनट इंपॉर्टेंट है, हर पैसा इंपॉर्टेंट है। तो हमें किसी के साथ वो नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी कि हम अपने उस चीज को लिए बैठे हैं। इसलिए जो है हमें अगर डांटना है तो हम अलग से डांटेंगे, लेकिन हमें अभी प्रॉब्लम है कि उनको पॉजिटिवली चैलेंज करके उनसे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है द राइट परफॉर्मेंस, सुटेबल परफॉर्मेंस, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। अंडरस्टैंडिंग स्क्रीन वर्सेस थिएटर एक्टिंग, कैमरा डजंट लाई। अब ये मैंने क्यों लिखा है कैमरा डजंट लाई? कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। थिएटर अगर हम कर रहे हैं, यहाँ पे 4 एक्टर खड़े हुए हैं, लुक इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, वो चल जाएगा। ऑडियंस आर एकमोडेटिव, एक्सेप्ट कर लेंगे ऑडियंस, कोई बात नहीं, काम तो हो रहा है ना, प्ले तो कर रहे हैं, शेक्सपियर का मैकबेथ चल रहा है, ठीक है, थोड़ा भाई मैकबेथ वो हो गया, ये हो गया, थोड़ा दाएं देख लिया बाएं देख लिया, स्क्रिप्ट से हट गया, इम्प्रोवाइज कर लिया। थिएटर का सबसे प्लस पॉइंट इम्प्रोवाइज करना, वो इम्प्रोवाइज कर लेते हैं एक्टर लोग। लेकिन इसमें जब आप कैमरा के सामने आप जब एक्टर्स होते हैं तो वहां पे यू कांट चीट, यू कांट लाई, क्योंकि कैमरा एक एक चीज आपको नोटिस कर रहा है। ह्यूमन आई कैन इग्नोर बट कैमरा कांट। अगर आपने पलक भी झपकाया तो वो भी कैमरा में आ गया, आपने कोई पुतली चढ़ाई तो वो भी कैमरा, आईब्रो आपने ट्विस्ट किया वो भी कैमरा में आ गया। मतलब कैमरा एक एक चीज कैप्चर कर रहा है, और जब आप फिल्म देखते हो ना तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो गलत हो गया, ये हमने गलत कर दिया। एक्टर वहां पे फिर देखते हैं कि ये हमने गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, ये तो कैमरा में आ गया, जो हमने ये हाथ जेब में डाले या हाथ इधर उधर किए ये भी आ गया इसमें। तो कैमरा, इसमें हमें थिएटर वर्सेस कैमरा एक्टिंग को समझने की जरूरत है। अब बहुत सारे एक्टर्स दे कम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, मोस्टली 90% थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं एक्टर, 10% ऐसे बैरी जॉन और भी इंस्टीट्यूट से इधर उधर से आ जाते हैं सीख के। तो जो 90% थिएटर से आते हैं दे आर एक्सीलेंट एक्टर, गुड एक्टर्स, लेकिन क्या होता है ना, वो बहुत लाउड होते हैं क्योंकि वो एक्टिंग से अभी फ्रेश होकर दे कम फ्रॉम थिएटर, तो वहां चूंकि लाउड लाउड बोलना पड़ता है सबको। और वो थिएटर में क्या होता है, जैसे रामलीला चाहे हो या थिएटर हो, उसमें हाथ पैर बहुत फैलाना पड़ता है। जैसे आप प्ले कर रहे हो, बादशाह का रोल कर रहे हो, हाथ फैला रहे हो, ये कर रहे हो, तेज तेज चिल्ला रहे हो, सारी चीजें चल रही, उसमें रिएक्शन का कोई रोल नहीं रहता, उसमें वर्ड्स का रोल रहता है, वर्ड्स का और तुम्हारे फिजिकल एक्टिविटी का ज्यादा रोल रहता है थिएटर में। लेकिन जब आप स्क्रीन पे आते हो ना, तो स्क्रीन पे आपके रिएक्शन का ज्यादा रोल रहता है, रिएक्शन का, आपका चेहरा कैसा दिख रहा है, वो रिएक्ट कैसे कर रहा है, वो चीज मैटर करती है। तो इसलिए थिएटर एक्टिंग को हमें क्विट करना है। वहां पे जो टिपिकल थिएटर एक्टिंग है, डायरेक्टर से, इट इज डायरेक्टर से रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प एक्टर्स शेप दैट थिएटर पर्सोना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो दिख गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमें मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाना है, मिनिमम एक्टिंग मैक्सिमम इंपैक्ट, ठीक है। इसके लिए पहले आपने स्क्रिप्ट रिफाइन किया, फिर आपने एक्टिंग को किस तरह से रिफाइन किया, और उस तरीके से करके आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिला। क्योंकि आप वहां पे एक मतलब
इज अ काइंड ऑफ थिएटर में पॉसिबल नहीं है। आपने एक आईब्रो उठाया एक्टर ने, देखो डायरेक्टर कैसे शॉर्टकट करता है, इधर कन्वर्सेशन चल रही है, किसी के मन में कुछ प्लान हो रहा है और उसने एक आईब्रो उठाया, शॉर्टकट, दूसरी तरफ डेड बॉडी पड़ी हुई, किसी को मर्डर हो गया। ठीक है, आईब्रो उठाया, अब ऑडियंस समझ गई कि जिसने आईब्रो उठाया उसी ने मर्डर करवाया। तो कैमरा डजंट लाई। तो देखो थिएटर डायरेक्शन इज डिफरेंट और स्क्रीन डायरेक्शन इज डिफरेंट। क्योंकि मैंने रणजीत कपूर जी के साथ किया है, वो थिएटर डायरेक्टर है, तो मुझे दोनों चीज का नॉलेज है कि थिएटर में और इसमें क्या, और वो देयर इज अ थिन रेड लाइन, बहुत पतली लाइन है वो थिएटर और इसकी। तो उस लाइन को कैसे मतलब वो करना है, दूर करना है, वो आना चाहिए। तो स्क्रीन एक्टिंग इज टोटली डिफरेंट। और मैंने बता दिया आपको कि स्क्रीन एक्टिंग में ध्यान रखना कि कम से कम डायलॉग होना चाहिए। भाई ज्यादा डायलॉग रखोगे तो फिल्म बोर करेगी, अगर ज्यादा डायलॉग रखना तो आप थिएटर ही करो, फिर आप स्क्रीन इज ऑल अबाउट मोशन एंड इमोशन। हमने बोल दिया स्क्रीन में ज्यादातर मोशन होना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन बनी इसीलिए, भाई कैमरा किस लिए बना, कैमरा बना ही इसीलिए है कि आपके मोशन को ग्रैस्प करने के लिए। अगर आप मोशन नहीं ग्रैस्प कर रहे हो, दो आदमी को बैठा के चाय पे बातचीत चल रही, तो यार फिर कैमरा की जरूरत क्या है, फिर कैमरा कोई जरूरत ही नहीं है। तो कैमरा उसी के लिए इन्वेंट किया गया है। ये है टेक्निकल एंड बिजनेस स्ट्रक्चर। लाइटिंग ट्रीटमेंट फॉर फिल्म फील विंटर शूट ब्रिंग सॉफ्ट टोन, जो मैंने बताया था आपको। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन जिसमें कि बहुत, ये प्री प्रोडक्शन का पार्ट है जो आपके लिए फिल्म की जब आप शूटिंग करने जाते हो तो आपका बहुत सारा काम आसान होता है और ये ज़रूरी भी है। उसमें लोकेशन, सीन वाइज, कॉस्ट्यूम्स, मेजर एक्टर्स, पिक्चर व्हीकल्स आ गया, एक्सेसरीज आ गया, ये सब कॉलम्स बने होते हैं। तो इससे क्या होता है कि एंड टाइम पे आप कोई चीज़ भूलते नहीं और प्लस कंटिन्यूटी बनी रहती है। जैसे कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लिया फ्रेम में कोई चीज किसी को इस्तेमाल करनी है, जैसे एक्शन व्हीकल चाहिए, अब वहां पे एक स्कूटी चाहिए था, अब वो स्कूटी लिखना आप भूल गए, तो भैया वो जो मैनेज कर रहा है चीजें, वो तो कहेगा आपने स्कूटी लिखी नहीं, तो मैं कहाँ से लेके आ जाऊंगा। अब वहां स्कूटी लेने के लिए दौड़ लगा रही है कि भाई स्कूटी कहाँ चली गई, या ये चीज एक पुराने जमाने का टेलीफोन था, वो है नहीं। तो ये ऑलरेडी प्री प्रोडक्शन में इस चीज को मेंशन कर दिया जाता है और सबको अपनी अपनी लिस्ट दे दी जाती है, कास्टिंग वाले को अलग से, उसको अलग से, कि तुम भूलोगे नहीं भैया कल ये हम सीन शूट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज हमारे लिए जरूरी है। तो वो कहाँ से मिलेगी, स्क्रिप्ट से मिलेगी। आप जब स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो पता चलेगा ना आपको कि वहां पे वो कैरेक्टर क्या इस्तेमाल कर रहा है। जब स्क्रिप्ट, मान लिया एक छोटा सा वो रॉकेट का वो लिए हुए है, छोटा सा सैंपल टाइप का, अब वो कैरेक्टर लिए हुए आप भूल गए उस चीज को मेंशन करना, तो आर्ट डायरेक्टर कहाँ से लेके आएगा। आर्ट डायरेक्टर भी कह रहा है भाई हमसे आपने बोला क्या, आपने बोला होता, आपने कहाँ मेंशन किया हो कि रॉकेट का वो लिए सैंपल लिए हुए हैं, तो मैं कहाँ से रॉकेट ला दूंगा, पहले से आपको बताना चाहिए था, आप शूट रुक गया आपका, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दिस स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्टर्स, ये सबके लिए हेल्प करता है। अब बिजनेस सेंस में आ जाए, मूविंग इन्वेस्टर्स को देखिए सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं अगर बजट नहीं होता, और ये कोई फिल्म मेकिंग में नहीं है, हर चीज में पैसा नहीं होगा ना। नितिन गडकरी जी कोई हाईवे बनवा पाते, एक भी हाईवे नहीं बनवा पाते, जीव कतरू मंत्रालय में बैठे होते, ठीक है। तो इट इज एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मनी, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मनी। जब तक फन नहीं होगा दुनिया में कोई काम नहीं होगा। दैट्स व्हाई मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि पैसा ना होने से सारे काम रुक जाते हैं। तो आपके पास स्क्रिप्ट भी है, आपके पास टीम भी है, एवरीथिंग यू हैव, बट बजट सबसे मुश्किल काम। आप एक आर्ट डायरेक्टर को भी हायर कर लोगे, स्क्रिप्ट राइटर को भी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखवा लोगे, सब काम आप कर लोगे, लेकिन पैसे का जुगाड़ करना सबसे टफ काम है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क। पैसे का अगर जुगाड़ हो जाए तो बाकी सारी चीजें आसान है। आपको बेस्ट राइटर मिल जाएगा, बेस्ट कोरियोग्राफर मिल जाएगा, बेस्ट म्यूजिशियंस मिल जाएगा, सब बेस्ट मिल जाएगा आपको, लेकिन पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो वो आप जो है एक छोटी फिल्म प्लान करिए और फिर आप इन्वेस्टर्स के पास उसका पिच डेक बनाइए और फिर टीम बनाइए और इन्वेस्टर के पास जाइए। फिर आप जब व्हेन यू
गेट इनटू द रियल लाइफ, रियल स्ट्रगल, तब आपके समझ में आएगा कि कैसे लोग हाँ बोलते हैं फिर ना बोलते हैं। मतलब शुरू में मुझे जब एक फिल्म हमारी टीम को बनानी थी, हमें बनाना था, तो कम से कम मतलब वी वर मीटिंग डेली, ऑलमोस्ट डेली फाइनेंसर से मिल रहे हैं, आज यहाँ फाइनेंसर वहाँ फाइनेंसर, और वो इस वाह 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 वाह, और बाद में फिर वो गायब, कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं। तो लास्ट मोमेंट में सारे फाइनेंसर उठते चले जाएंगे, फिर आप कहोगे यार। तो इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिल्म मेकिंग जो है, दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिस्की बिजनेस। फिल्म मेकिंग ये दुनिया का सबसे रिस्की बिजनेस है, वन ऑफ द मोस्ट रिस्की कह सकते हैं, और इसमें लक बहुत ज्यादा चलता है। एक तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस है, और दूसरा इसमें डेस्टिनी का बहुत हाथ है। डेस्टिनी आपसे एक कदम आगे चलेगा, लेकिन बट अपना कर्म तो हमें करना है, ठीक है, कर्म हमें करना है, हमें स्ट्रगल करना है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, काम होता है। लेकिन अब आप बाहर निकलोगे तो हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद कि आप चाहो कि हमें फौरन कुछ ना कुछ हो जाए हमारे साथ में, और आई कैन बिकम एन एक्टर, सिनेमाटोग्राफर, हमें कहीं जॉब लग जाए, ठीक है, या हम कुछ इंडिपेंडेंट कर लें, तो मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि मुश्किलात हैं इसमें। अब तो खैर देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, टीवी है, सभी चीज़ें, रेडियो हैं, और प्रिंट भी है, और सिनेमा भी है, तो ओटीटी से भी काफ़ी हेल्प हुई। ओटीटी की वजह से सारे पुराने एक्टर्स काम पे लग गए, नए एक्टर्स जो स्ट्रगलर थे वो काम पे लग गए, राइटर्स काम पे लग गए, तो ओटीटी से मतलब ओटीटी से काइंड ऑफ बून फॉर, मतलब अपने बून की तरह से अच्छा रहा कि ओटीटी आने से काफ़ी लोग काम पे लग गए हैं। लेकिन अभी भी इन्वेस्टर्स ढूंढना सबसे टफ काम है, और इसके लिए यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना है। और इसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी है, क्योंकि आप कोई मिलियनियर के तो डाटा एंड सन्स है नहीं, ठीक है, ना कोई आपके अंकल बैठे हैं बॉलीवुड में, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी लो बजट। लो बजट से एक बेहतर, इसके लिए आप चूंकि बजट लो है, बड़ी चीज बना नहीं सकते, तो आपके पास एक बेहतरीन स्क्रिप्ट होनी चाहिए। मतलब जो कि बेहतरीन स्क्रिप्ट एक छोटे बजट से कैसे बनाई जा सकती है। अगर आप इफ यू वांट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाँ, अगर आपको जॉब करनी है चैनल्स में, कहीं चैनल्स में इसको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी बोलते हैं चैनल्स में, और बाकी डायरेक्टर, हम लोग डायरेक्टर बोलते हैं, वैसे वहाँ पे प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। तो अगर आपको जॉब करनी है तब तो ठीक है, आप ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि आपका एम जॉब करना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जॉब करो, आपको मिल जाएगी। तमाम प्रोड्यूसर्स हैं यानी चैनल में, फिक्शन नॉन फिक्शन बहुत सारे चैनल खुले हैं, आप प्रोड्यूसर बन जाओ, जॉब करो आपका। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बनना चाहता तो उसके लिए स्ट्रगल्स आर लाइक माउंटेन, मतलब स्ट्रगल रहेगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि यू डेवलप अ टीम। आप टीम डेवलप करके एक छोटे बजट से या क्राउड फंडिंग से, या जैसे भी हो सके उस तरीके से करके आप एक छोटी शॉर्ट फिल्म से शुरुआत कर सकते हो। और जब वो फिल्म फेस्टिवल्स में जाएगी तमाम और अवार्ड्स जीतेंगी, तो यू विल गेट नोटिस्ड। फिल्म फेस्टिवल्स में आप नोटिस हो जाए, आपका काम नोटिस हो जाएगा, तो इन्वेस्टर से नेटवर्किंग होगी, फिर आपने जो अभी 1 लाख में या 2 लाख में बनाया है, फिर आपको सीधा 50 लाख 1 करोड़ का बजट मिल जाएगा। तो भाई ठीक है, आपके पास कोई कंसेप्ट है, चलो बना। दिस इज द ग्रेजुअल प्रोग्रेस ऑफ अ डायरेक्टर। ये बहुत जरूरी है कि मतलब छोटे से स्टार्ट करना। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप बड़े से स्टार्ट कर सकते हो, बट दिस इज द ओनली ऑप्शन ओपन फॉर अस। अब साउंड इज की टू ग्रेट फिल्म मेकिंग। हमने अभी छोटे छोटे एलिमेंट सभी को इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं, आगे और इसको डीप कर देंगे आगे अलग अलग सेगमेंट को, बट इसमें हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं कि एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल जाए कि डायरेक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो साउंड इज की टू ग्रेट फिल्म मेकिंग। 3 टाइप्स ऑफ साउंड: ह्यूमन वॉइसेस, डायलॉग्स, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स। साउंड एडिटिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। नो वन विल वॉच ए फिल्म विदाउट म्यूजिक और साउंड। अगर म्यूजिक और साउंड फिल्म से हटा दो तो फिल्म बिल्कुल डेड है, मतलब आप देखना ही नहीं पसंद करोगे। देखने वो चार्ली चैपलिन की तो बात अलग है, उस टाइम था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो इसलिए। लेकिन चार्ली चैपलिन की एक्टिंग और प्लस वो जो लिख क्या था उससे समझ में सारी चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन अब कोई कहे कि अभी नई फिल्म कोई बनाया और बैठ के देखे तो म्यूजिक के बिना कोई नहीं देखने वाला। अब इसमें रोल आता है, एक तो डायलॉग का रोल आ गया, ह्यूमन वॉइसेस आ गए। म्यूजिक देखो, गाने को छोड़ो, गाने की तो धुन की नॉलेज एक डायरेक्टर को होना जरूरी है, क्योंकि देखो बेसिक
आपको अगर धुन की नॉलेज नहीं है तो दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका कैरेक्टर का मूड क्या है, किस तरह के गाने प्ले करते हो, अननेसेसरी आपने गाने नहीं डाले, तो उस तरह से आप एक म्यूजिक डायरेक्टर को गाइड कर सकते हो कि भाई ये धुन है, इस तरीके से ये मूड है, ये धुन है, तो म्यूजिक डायरेक्टर उस पर धुनें बनाता है, फिर लिरिक्स राइटर उस धुन पे, उस ट्यून पे लिखता है। या कभी कभी उल्टा होता है, लिरिक्स राइटर पहले लिखता है, ट्यून बाद में उस पर बनती है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो दोनों, इट गोज बोथ वेज। तो म्यूजिक का सेंस होना बहुत जरूरी है। और बैकग्राउंड म्यूजिक का बात है, फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक इज लाइक अ सोल, आत्मा की तरह होती है। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की अच्छी नहीं है तो मजा नहीं आता फिल्म में, और इसीलिए मतलब डायरेक्टर जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक पे बहुत फोकस करता है, बहुत फोकस करता है। आपने क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा, उसमें वायलिन देखा है, वायलिन की म्यूजिक है। जब वो 2001 में रिलीज हुई, क्योंकि मुझे, मेरा शुरू से रहा है कि मैं साउंड और म्यूजिक को बहुत लाइक करता हूं, और मेरी समझ साउंड और म्यूजिक की बहुत ज्यादा ऊपर वाले ने दे रखी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं 2001 में देख रहा था ना, तभी मैंने बोल दिया था कि इस फिल्म को ऑस्कर मिलेगा बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का, और वो हुआ, उसको ऑस्कर मिला। क्योंकि वो मैंने देखा, जब क्राउचिंग टाइगर हिडन चाइनीज डायरेक्टर ने बनाया, तो और चाइनीज म्यूजिक डायरेक्टर भी उसमें था, तो वो म्यूजिक जो है बिल्कुल मैजिक की तरह थी, जादू की तरह थी, और वो बिल्कुल अंदर जा रही थी, आत्मा को टच कर रही थी वो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन। तो वो अगर आपको हो तो आप देखना और उसकी म्यूजिक सुनना, जिम टैन की म्यूजिक है, बहुत प्यारी म्यूजिक है। तो साउंड, अब इसमें आता है इसके बाद साउंड का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो एस्पेक्ट है। नॉर्मली लोग ये समझ जाते हैं कि साउंड बस साउंड होना चाहिए, लेकिन साउंड की एडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिल्म को रिफाइन करना है तो साउंड की एडिटिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। कहां पे साउंड कट होना चाहिए, कहां पे स्लो होना चाहिए, कहां पे दूसरा साउंड आना चाहिए, कहां पे साइलेंसेस आना चाहिए, तो दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब टाइटैनिक फिल्म आपने देखा होगा, तो यू मस्ट हैव सीन दैट की थिंग्स, जब की पानी के अंदर जाती है और ये दोनों की ढूंढ रहे होते हैं, लाकर की केट विंसलेट एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो, तो जब की नीचे रहती है, तो जब ढूंढ रहे होते हैं तो वो अलग साउंड है। द मोमेंट की कम्स अप, जैसे वो पानी के ऊपर आती है तो उसके साउंड चेंज। और ये मैंने 97 में यहाँ चाणक्य में देखी थी, पुराना से अब तो नया बन गया ना। मैंने मतलब उस जमाने में 97, 96, 98, 99 में मैं फिल्में बहुत देखता था, क्योंकि वो मास कम्युनिकेशन का मेरा टाइम है। तो मैं एक साल में 52 फिल्में, 60 फिल्में देखता था एक साल में, तो कोई फिल्म मैं छोड़ता नहीं था, तो वो देखता था। तो तब से ही मुझे मतलब उस जमाने की मैं समझ, मैंने कहा यार अभी तो साउंड अलग था, अभी ये साउंड अलग हो गया। मैं आप ही के एज का था उस समय पे, लेकिन मेरी समझ उस समय ये थी, मैं बता रहा हूँ कि उस समय ये थी कि मैंने कहा नीचे साउंड कुछ और था, जैसी चाबी से छल्ला ऊपर आया साउंड चेंज। वाकई यार डायरेक्टर की कितनी समझ है, कैसे करवाया, चाहता तो साउंड सेम रख सकता था या कुछ इधर उधर बिल्कुल डिफरेंट साउंड रखा। तो साउंड की एडिटिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो कोई भी डायरेक्टर अगर तुम लोगों में से बनता है, डायरेक्शन में जाता है, तो दीज आर टेक्निकल एस्पेक्ट्स, और इसको आपको साउंड डिजाइनर के साथ में आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि साउंड की एडिटिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और बाकी म्यूजिक का मैंने बता दिया। अब कास्ट्यूम एंड प्रोडक्शन डिजाइन जो आर्ट है, बेसिक एरर्स होते हैं न्यू लुकिंग क्लोथ। अब मैंने देखा है जो OTT पे फिल्में आती हैं, जो फिल्में बन रही हैं, दे यूज न्यू क्लोथ्स। हाँ भाई, क्लोथिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, दे गिव द रिक्वायरमेंट, लिस्ट दे दिया, इसका कुर्ता पैजामा, एक गमछा बांध रखा, इसने ये पहन रखा, उसने वो पहन रखा है, एंड वो जो कास्ट्यूम वाले हैं आते हैं एंड दे वो नए नए कपड़े खरीदे, टेलर से सिलवाए। अब सब ने नए नए कपड़े पहन रखे, जूस बेच रहे हो, मटका बेच रहे हो, नए कपड़े प्रेस किए पहन रखे हो, ये क्या तरीका है भाई? कौन सा जूस वाला, कौन सा मटके वाला नया कपड़ा पहनता है, जरा मुझे दिखाओ तो, एक भी दिखा दो चलते। तो वेयर इज द रग्ड फीलिंग, वो फीलिंग का आप मतलब वो नकली लगने लगता है। तो आपको ये करना, अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म थी, तो उसमें उसने वो रोल किया था, मुझे फिल्म का नाम आई कांट रिमेंबर इट, स्ट्रीट फोटोग्राफर का रोल किया था। फोटोग्राफर हाँ शायद हाँ वही होगी। तो उसमें उसको चप्पल पहननी थी, तो नई चप्पल लाके दे दिया डायरेक्टर ने, कास्ट्यूम वाले सबने बोला ये सर ये लखानी की चप्पल बढ़िया। तो उसने बोला नहीं, हमें पुरानी चप्पल चाहिए, जो आधी खाई हुई चप्पल है, यूज्ड चप्पल चाहिए।
तो उसने एक चाय बेचने वाले या पान वाले की एक चप्पल ली और उसको फिर सैनिटाइज वगैरह करके फिर उसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया। तो वो चप्पल थ्रू आउट द फिल्म ही वोर दैट चप्पल, दैट स्लीपर, उसने वो चप्पल पहनी। तो ये आपको देखना है कि हमें रग्ड फीलिंग, या आपने गांधी फिल्म देखी होगी बेन किंगस्ले के, रिचर्ड एटनबरो की गांधी, इट वन 8 ऑस्कर्स, 8 ऑस्कर जीती थी, 82 में आई थी गांधी फिल्म, सभी ने देखी होगी, हर 2 अक्टूबर को आती है दूरदर्शन पे और जगह भी आती है। तो गांधी फिल्म में आपने देखी होगी कि कॉस्ट्यूम का बहुत बड़ा रोल है और कॉस्ट्यूम का ऑस्कर भी मिला हुआ था। भानु अथैया इज द फर्स्ट पर्सन टू विन ऑस्कर फॉर कॉस्ट्यूम। लोग इंडिया में समझते हैं कि इसने, लेकिन भानु अथैया जो है वो पहली लेडी हैं जो इन्होंने मतलब कॉस्ट्यूम के लिए ऑस्कर जीता। भले बिकॉज द प्रोडक्शन वाज हॉलीवुड का था, वेस्टर्न प्रोडक्शन हाउस था, इसलिए उनका इंडियन में नाम नहीं आता, क्योंकि वो लोग कहते हैं वो इंडिया की थी लेकिन काम तो वहां पे ये किया ना, तो इसलिए हम उनको पहला इंडियन नहीं कह सकते, लेकिन थे तो इंडियन ना, तो सी वॉज द फर्स्ट पर्सन। तो भानु अथैया ने पूरा वो कॉस्ट्यूम का किया था उसमें। तो उसमें आप कॉस्ट्यूम को देखो कि कोई भी कॉस्ट्यूम देखो आप टू द रोल, टू द कैरेक्टर कॉस्ट्यूम है उसमें, और फीलिंग जो आपको आती है। और यहीं पे आप देखोगे हॉलीवुड की फिल्में और बॉलीवुड की फिल्मों में फर्क आपको महसूस होता है कि हॉलीवुड की फिल्मों में एक कपड़े पहने तो थ्रू आउट पूरी फिल्म में वही कपड़ा पहने हुए, वो साला बढ़ता चला जा रहा है। तो ये चीज यहाँ देखो कॉस्ट्यूम की अलग वो चल रही है, रट चल रही है। तो कॉस्ट्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब अच्छा कॉस्ट्यूम से एक्टर्स को हेल्प मिलती है। एक्टर्स को किन 2 चीजों से हेल्प मिलती है? टॉप 2 थिंग्स है, प्रॉपर्टी, आर्ट डायरेक्शन, एंड सेकंड थिंग इज कॉस्ट्यूम। जब मान लिया एक राजा का रोल करना है या हैमलेट, शेक्सपियर का हैमलेट करना है, तो जब करना है तो जब सूटेबल कॉस्ट्यूम नहीं होगा तो वो फीलिंग कहां से आएगी? अभी मैं ही एक एक्टर हूं, मान लो मुझे एक राजा का कपड़ा पहनाओगे तब तो फीलिंग आएगी राजा की। बिना कपड़ा पहनाए मैं इस कोट पैंट में कैसे राजा की फीलिंग ला दूंगा? तो उससे एक फीलिंग आती है, एक्टर्स को हेल्प मिलता है। और इसी तरह जैसे शादी में होती है, दुल्हन है, अब दुल्हन को तुम वो सब मत पहनाओ, एक नॉर्मल कपड़ा ऐसे पहना दो, कैसे फील करेगी मैं दुल्हन? तो एक कॉस्ट्यूम का एक पर्पस है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें सुंदर दिखना इसलिए हमने कपड़ा पहन लिया, उसका एक पर्पस है। इसी तरह आर्ट डायरेक्शन है। जब आर्ट डायरेक्शन की चीजें, एक तो एक्टर्स को इसलिए आर्ट डायरेक्शन प्रॉपर्टीज चाहिए क्योंकि वो प्रॉपर्टीज से अपने मेथड एक्टिंग करता है। मे बी नसीरुद्दीन शाह हैं हॉलीवुड में, अल पचिनो, मार्लो ब्रांडो, ये सब हैं, ये मेथड एक्टर्स, दे आर ऑल मेथड एक्टर्स। तो जो मेथड एक्टर्स हैं, या डैनियल डे लुइस हो गया, तो ये लोग प्रॉपर्टी को ही खेलते हुए अपनी एक्टिंग करते हैं। तो इन 2 चीजों के लिए एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि एक डायरेक्टर के लिए आर्ट डायरेक्शन एंड प्रॉपर्टी, ये सब चीजें। तो बेसिक एरर ये आप क्लोथिंग का ध्यान रखना, जब भी आप कोई फिल्म बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, तो इस चीज का ध्यान रखना कि नए कपड़े नहीं पहनाना जब तक की जरूरत ना हो। अब शादी ब्याह है तो नए कपड़े पहनाना पड़ेगा, उसमें गेस्ट भी नए कपड़े पहनेंगे, दुल्हन भी, सभी नए, वो समझ में आता है। लेकिन यार एक जूस बेचने वाले, मटका बेचने वाले को नए कपड़े कैसे पहना सकते हो? ठीक है, तो ये चीज आप डायरेक्शन में जाओगे तो इस चीज का ध्यान रखना। क्लोथिंग आर्ट डायरेक्शन का मैंने दे दिया, और बिफोर बजट के लिए, बजट से डिसाइड करने से पहले उससे कंसल्ट करना जरूरी है। एडिटिंग शुड नॉट बी विजिबल। अब इसमें वो एडिटर्स कौन कौन है? रेज योर हैंड्स। अच्छा, आप 3 एडिटर्स हैं, ठीक भैया। एडिटिंग जो है, सब कुछ एडिटिंग का ही खेल है, वरना फिल्म कचरा है। ठीक है, सारा खेल एडिटिंग का है। कोई चीज सुंदर बनती है तो एडिटिंग से बनती है, अदरवाइज वो एक कपड़ा है, टेलर क्या है? टेलर एडिटर ही तो है, टेलर इज एन एडिटर। इसी तरह आपको फिल्म जो शूट है, रॉ मटेरियल आगे दे दिया आपको, अब आप ही को एडिट करना है, आप ही को समझना है, तो एडिटिंग। लेकिन अब यहाँ पे आपको देखना है कि जर्क के साथ जर्क को अवॉइड करना है, और एडिटिंग शुड बी सो स्मूथ कि आप ऑडियंस को अपनी टेक्निक नहीं दिखाओ। एडिटर्स ही सोचते हैं कि हम अपनी टेक्निक दिखाएंगे, वाहवाही हो, ठीक है, लेकिन नहीं। जब आप इनविजिबल रहोगे, आपका आर्ट इनविजिबल दिखेगा, तो वही आपके लिए अचीवमेंट है। योर आर्ट शुड बी इनविजिबल टू द ऑडियंस। ऑडियंस शुड बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द वर्ल्ड ऑफ कैरेक्टर्स, इनटू द स्टोरी। उस स्टोरी में मतलब ऑडियंस को जाना है, तो आपकी एडिटिंग किस तरह की हो कि उनको ये ना लगे कि यार ये क्या हो रहा है, एडिटिंग दिख रही है एडिटिंग। तो कोई भी
मतलब एक शॉट के बाद दूसरा शॉट इस तरीके से आना चाहिए कि हमें लगे कि भाई कब शॉट चेंज हो गया। अब शिकागो इट वन बेस्ट एडिटिंग ऑस्कर 2002 में आई थी फिल्म, डांस पे है शिकागो, कैथरीन ज़ेटा जोन्स की है। तो शिकागो बहुत अच्छी फिल्म थी, इट वन 8 ऑस्कर्स आई थिंक, तो उसमें बेस्ट एडिटिंग का भी है। तो जब आप शिकागो फिल्म देखोगे तो उसमें देखोगे कि कब शॉट चेंज हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा शॉट कब चेंज हो रहा है, इतना स्मूथ एडिटिंग है। और यू डोंट रियलाइज कि कब स्विचिंग हो रही है, क्लोजअप से कब लॉन्ग शॉट का मतलब पता ही नहीं चल रहा। एडिटिंग इस तरह की एडिटिंग है। तो do not when the new shot comes, great editors opt for mood editing and do not reveal their crafts, instead they help in storytelling. इसी तरह फेड इन है, फेड आउट है, डिसॉल्व है, कहाँ पे अब कोई इमोशनल चीजें हैं, कोई मेमोरी लेंस है, कोई नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग है, पुराने जमाने से नए जमाने की तरफ आना है, बचपन से जवानी का दिखाना है, बैकड्राफ्ट ये सब करना है, तो समझ में आता है कि डिसॉल्व चल रहा है, नेचर को दिखाना है। तो कहाँ अब हर जगह आप डिसॉल्व या फेड इन फेड आउट डाल रहे हो जबरदस्ती, तो वो नहीं होना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड कि कहाँ पे इस चीज को सूटेबल है, हर जगह आप उस चीज को नहीं डाल सकते। तो ओवरऑल इसीलिए एडिटर्स के लिए जरूरी है कि आप स्क्रिप्ट को पढ़ो, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट को पढ़ोगे तो आप स्क्रिप्ट राइटर की इमेजिनेशन को आप देखोगे कि स्क्रिप्ट राइटर चाहता क्या है, और जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि स्क्रिप्ट राइटर ये चाहता है तो उस तरीके से आप अपने शॉट को उठाओगे और उस तरीके से आप एडिट करोगे, ठीक है। और वरना तो फिर आप बैठे हो, डायरेक्टर जो बोलेगा उस तरह से आप एडिट कर दोगे। एक ये होता है, एक होता है इनोवेटिव एडिटर्स, वो खुद से फैसले लेता है। तो एडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज है पिकअप शॉट्स या इंसर्ट शॉट्स, दीज आर सेफ्टी शॉट्स। जब आप शूट करने जाते हो तो शूटिंग के दौरान इन बिटवीन सीन्स आज जब पैकअप कर लेते हो या शूटिंग ओवर ही हो जाती है, तो कुछ शॉट्स आप ध्यान रखना कि ऐसे सेंट्री शॉट्स, इधर उधर के शॉट्स कुछ आपको लेने पड़ेंगे, वो बहुत जरूरी, वो आपको बचाएंगे एडिटिंग के टाइम पे, ठीक है। जैसे आपने चिड़िया का शॉट ले लिया, जंगल का शॉट ले लिया, लहरों के शॉट्स ले लिए, कोई चिराग जल रहा उसका शॉट ले लिया, लालटेन का ले लिया, एंड किसी का रिएक्शन ले लिया, बिल्ली का ले लिया, ये सब चीजें, किसी मीनार का ले लिया, मून का ले लिया, सन का ले लिया, दीज आर सेफ्टी शॉट्स। इसको इंसर्ट शॉट भी बोलते हैं। तो दीज आर पिकअप शॉट्स। तो या एक्स्ट्रास के रिएक्शंस है, एक्टर्स के कुछ ऐसे रिएक्शन ले लिए, मतलब एक्टर से ऐसे रिएक्शन ले लिए, तो दे हेल्प इन करेक्टिंग एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज। कभी कभी क्या होता है एडिटिंग के टाइम पे इनकंसिस्टेंसीज आ जाती है, एरर्स आ जाती है, एडिटर कहता है भैया क्या कर रहा हो, कटिंग पॉइंट तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, कैसे कट करें हम इसको। वहां पे वो शॉट काम आते हैं कि ठीक है हम इसमें राइजिंग सन का लगा देते हैं, एक जो है चांद जो है क्लाउड से निकल रहा है वो डाल के फिर दूसरा शॉट लगा देते हैं, तो आपको बचा लिया उस शॉट में, उस शॉट ने आपको बचा लिया और दर्शक को अच्छा लगने लगा। तो दीज आर सेफ्टी शॉट या इंसर्ट शॉट्स हो गए, पिकअप शॉट्स। अच्छा, मेंटेन योर शॉर्ट लिस्ट। अब यहां पे प्री प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी शॉर्ट लिस्ट, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि जब व्हेन यू गो टू शूटिंग तो वहां पे तो भैया केओस और भगदड़ मची होगी, ठीक है। कुछ कास्टिंग वाला भी आपको परेशान कर रहा होगा, डायरेक्शन वाला भी कर रहा होगा, एक्टर्स को भी सब कर रहे होंगे। तो आपको शॉर्ट लिस्ट जो है बहुत ही टू द डिटेल रहना चाहिए, एंड माइन्यूट थिंग्स भी उसमें मेंशन होनी चाहिए कि हमें क्या, इसलिए स्टोरी बोर्ड भी लोग बनाते हैं, अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो वहां पे आपको देखना है कि यू शुड बी क्लियर कि हमें कौन से शॉट लेने हैं, इस सीन में कितने शॉट लेने हैं, सारी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए, पेपर पे होनी चाहिए, ताकि वहां जाके टाइम सेविंग भी होगा, बजट सेविंग भी होगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है। आप अच्छे तरीके से गाइड कर पाओगे। इट इज अ काइंड ऑफ बिरयानी एग्जाम्पल। शेफ फर्स्ट कट्स एवरीथिंग एंड रेडीज ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड रॉ मटेरियल्स बिफोर स्टार्टिंग द फायर। मतलब अभी चूल्हा जलाने से पहले, सबसे पहले बिरयानी बनाने वाला क्या करता है, सारी चीजें रेडी कर लेता है। क्यों रेडी करता है भाई, चूल्हा जला ले, एक चीज प्याज काटे डाल दे, फिर वो काटे डाल दे, ये काटे चावल, पहले वो चावल भिगो देगा, प्याज कट कर लेगा, धनिया की पत्ती, मिर्चा, टमाटर, सारी चीजें वो कट कर लेगा, कट सारे मसाले वो एक प्लेट में रख देगा। मसाले डब्बे से ना निकालना पड़े, डब्बे से कितना निकालना है वो भी निकाल के प्लेट में रख लेगा। अब उसके जितना भी किचन का प्लेटफॉर्म है, सारी चीजें, अब इसको कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप।
अब समझ लो वो मसाले की प्लेट, चावल भिगा हुआ, सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं उसके समझ लो वो अस्त्र शस्त्र है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, सिंपली फायर जलाना है, चढ़ाना है, और किस टाइम पे क्या डालना है वो डालता चला जाएगा। अब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। इसी तरह प्री प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अच्छा प्री प्रोडक्शन करोगे उतना तुम्हें वहां पे आसानी होगी प्रोडक्शन के टाइम पे। अगर प्री प्रोडक्शन आपका कमजोर है, लचर है, लूज है, या आपने केयर नहीं किया, तो फिर वो आपको शूटिंग के टाइम में दिक्कत आने वाली है, 100% दिक्कत आने वाली है। इसलिए जो है दिस इज वेरी क्रूशियल थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टर्स वर्कशॉप भी उसी में आता है। प्री प्रोडक्शन इज पार्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन। क्या आपने वर्कशॉप रख लिया, 3 डेज का रख लिया, मे बी आपकी स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है कितनी लंबी चौड़ी, उस हिसाब से आपने वर्कशॉप रख लिया, रिहर्सल करा लिए, तो वो भी दिस इज अ पार्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन। रिफाइन द स्क्रिप्ट बिफोर शूट। अब ये जो है किसकी लाइन है, कोई बताएगा? किसकी लाइन है? दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा दिखाए, हाँ ये है, जिहाले मस्ती मकुम बरंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है। हाँ? बढ़िया गाना, गाना तो बढ़िया आई है, बहुत चल रहा है, 88 से चल रहा है, जब आप लोग पैदा हुए होंगे तब से चल रहा है। लेकिन है किसकी लिखी हुई, किस फिल्म का गाना है? गुलाम। हाँ? गुलामी फिल्म का गाना है, गुलजार साहब ने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो कम से कम देखा इसने, देखा उसने बता दिया। क्या नाम आपका? नफीसा। नफीसा, बता दिया। इसका मतलब नफीसा मतलब सेपरेशन के, मतलब सेपरेशन बता रहे हैं। हिजरा मींस सेपरेशन। अच्छा। मतलब जिहाले मशकी मकुम बरंजिश, रंजिश मींस सैडनेस। नहीं, मतलब, रंजिश मींस दुश्मनी। हाँ मतलब दुश्मनी। हाँ, दुश्मनी। वो बता रहे हैं कि दिल का हाल कैसा है, जुदाई में है, हाँ। दुश्मनी में भी है। और हाँ, यू हैव टू रीच परफेक्ट, मतलब आपने ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच गई हैं। बट इसका ये है कि मतलब इस बेचारे इंसान से क्या रंजिश रख रहे हो, क्यों दुख दे रहे हो, जिसका दिल ऑलरेडी जो है हिजरा, मतलब एक सेपरेशन से, मतलब सेपरेशन, जिसका हिजरा से, सेपरेशन से जिसका ऑलरेडी दिल बिल्कुल डूब चुका है, खत्म हो चुका है, उसको रंजिश भरी निगाहों से क्या देना है, उसको क्यों परेशान कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, रिफाइन द स्क्रिप्ट बिफोर शूट। भैया स्क्रिप्ट को इग्नोर नहीं करना, स्क्रिप्ट को शूटिंग पे जाने से पहले पहले ऐसे रिफाइन कर लो कि मालूम है कि आप इसमें ना कोई चीज चेंज करनी है, ना ऐड करना है, ना एक्सट्रैक्ट करना है, ना निकालना है। इसके लिए कम से कम आपको 20-30 बार स्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज हमें निकालनी, विच इज शूटेबल, विच इज नॉट। पता चले हम इसको शूट ही नहीं कर सकते और वो खामखा स्क्रिप्ट में रखी हुई है। तो पहले आपके पास, इफ यू हैव टाइम, रिफाइन कर लो उसको, जब तक इससे आपके लिए ये पार्ट ऑफ प्री प्रोडक्शन है, इट विल सेव ऑन बजट एंड टाइम एंड एफर्ट्स आल्सो। सिट विद राइटर्स एंड रिफाइन योर स्क्रिप्ट बिफोर यू गो टू द शूट, ओनली यू नो व्हाट शुड बी फिल्म्ड। सिर्फ डायरेक्टर को मालूम रहता है कि क्या क्या हमें चीज चाहिए। हो सकता है राइटर क्या होता है, बहुत सारी चीजें इधर उधर की भी लिख देता है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि भैया ये चीज रहेगी, ये चीज नहीं रहेगी। अल्टीमेटली इट इज डायरेक्टर्स कॉल। ठीक है, जरूरी नहीं कि राइटर ने कुछ लिख दिया तो उसको शूट करना जरूरी हो सकता है कि हम वो शूट कर ही ना सके उस चीज को, हमारा बजट ही अलाउ नहीं कर सकता। यार उसने लिख दिया कि 3 जहाजें दिखानी पानी की, अब भैया 3 जहाजें बनवाने हमारे पैसे कहाँ हैं उसके, तो वो भी हमें मैटर करता है। तो पहले ही उसको चेंज करवा लो राइटर के साथ बैठ के कि भाई ये करना है, ये बजट हमारे पास इसका बजट नहीं है, इतना ही हो पाएगा। रिमेंबर देयर आर अदर कुक्स इन द किचन में और भी खानसामे हैं और भी शेफ्स हैं, प्रोड्यूसर्स फॉर एग्जाम्पल। स्क्रिप्ट में हर आदमी इंटरफेयर करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है पहले से ही, अब इसमें हमने इसलिए गुलजार साहब की लाइन लिखी क्योंकि राइटर्स जो होते हैं थोड़ा रियल टाइप के होते हैं। राइटर्स जो है उनका क्रिएटिव ईगो होता है राइटर्स की। मैं भी राइटर हूं, मेरी लाइन तुमने कैसे चेंज कर दी, बिना मुझसे पूछे चेंज कर दी, तो ये रहता है राइटर्स का। तो
और कभी कभी तो ऐसा होता है वो अपनी स्क्रिप्ट ही वापस ले लेते हैं, अरे नहीं चाहिए, नहीं करना, हम दूसरे प्रोड्यूसर के पास जाएंगे। छोड़ो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो, तुम क्या जाहिर आदमी हो, तुम कैसे जान जाओगे मैंने क्या लिखा हुआ है। तो वो राइटर से ईगो होता है, तो उनको बड़े प्यार से मैनेज करना पड़ता है डायरेक्टर को। तो डायरेक्टर शुड हैव दैट क्वालिटी टू कजोल लाइक ए चाइल्ड, मतलब ठीक है वो होने चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। तो राइटर के साथ बैठना बहुत जरूरी है, और राइटर के साथ एक बॉन्डिंग बहुत जरूरी है डायरेक्टर के, क्योंकि डायरेक्टर का राइट हैंड होता है राइटर राइट हैंड होता है, क्योंकि डायरेक्टर को वो चीज पर्दे पे उतारनी है, राइटर ने पेपर पे लिख दिया, तो दोनों के बीच ज्यादा डिफरेंस तो रहा नहीं, बस पेपर से पर्दे पे उतारना है, तो इसलिए दोनों को साथ रहना है। अब गुलजार साहब ने जब ये लाइन लिखी गुलामी के लिए, तो फौरन प्रोड्यूसर ने कान खड़े हो गए, क्या बकवास लिख के लाया है, कौन समझेगा इसे, ये गाने की धुन है, ये गाना लिख रहे हो, मतलब कुछ भी लिख रहे हो, समझ में आना नहीं किसी के, चलेगा कैसे, फिल्म फ्लॉप करवाओगे, ये चीज रहती है। तो गुलजार साहब ने कहा, तब वहां पर उन्होंने बड़ा लॉजिकल आंसर दिया, कहा कि देखिए ऐसा है, लोग जो है धुन को पकड़ते हैं, जो ऑडियंस है, जो गीत सुनने वाले हम श्रोता हैं, हमें धुन अट्रैक्ट करती है, वर्ड्स नहीं। पहले धुन अंदर जाती है, बाद में वर्ड्स जाते हैं। तो जो ट्यून है म्यूजिक की, जो गाने की ट्यून है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड्स, ठीक है, ट्यून ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब इस फिल्म की जो ट्यून पे मैंने ये वर्ड लिखे हैं, पर्शियन वर्ड्स, तो इस वर्ड की मीनिंग कोई कयामत तक जानने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने ये बोले बेफिक्र रहो, कोई इसकी मीनिंग जानने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि धुन इतनी प्यारी है कि ये वर्ड भूल के लोग धुन में खो जाएंगे। कोई तुमसे आके ये नहीं पूछेगा भैया इसका मतलब तो बता दो, और वाकई में आज तक कोई मतलब नहीं जानने की कोशिश करता, मतलब हो गया भाड़ में, हमें तो अच्छा लग रहा है हम सुनेंगे, ठीक है। तो धुन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड्स। तो ये बात ध्यान में रखना है, ये म्यूजिक, अगर कोई भी हम म्यूजिक डायरेक्टर हो तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तरह जावेद अख्तर जब यश चोपड़ा पास दीवार लेके गए स्क्रिप्ट, तो उन्होंने, प्रोड्यूसर इंटरफेयर करता ही करता है, 100% करेगा, ठीक है। तो वो ये टाइटिल है दीवार, दिस इज द टाइटिल दीवार, सूखा सूखा टाइटिल लग रहा है, कोई फीलिंग नहीं आ रही इसमें, दीवार में सूखा टाइटिल है। तो फिर जावेद अख्तर ने क्या कहा, सुन लो अभी जवाब, बोले क्या करें फिर, इसका नाम गीली दीवार कर दो गीली दीवार कर दो, सूखा टाइटिल है तो गीली दीवार कर दो। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो हमें ये देखना है, ध्यान देना है कि प्रोड्यूसर्स बजट तक ही सीमित रहे, और हमें कैसे उसको लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दे के डायरेक्टर और राइटर्स की टीम ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि प्रोड्यूसर से सिर्फ पैसा लगाए, क्रिएटिव इंटरफेरेंस ना करे, क्योंकि वो करता है, वो सोचता है यार इसमें एक आइटम सॉन्ग भी डाल दें, इसमें हम ये भी डाल दें, वो भी डाल दें, वो खिचड़ी बनाने की कोशिश करेगा, इसमें हम बीजेपी का कोई मैसेज भी डाल दें, मोदी जी को भी दिखा दें, समझ रहे हो, वो सारी चीजें चलेंगी, तो एजेंडा वाली फिल्में ना बन जाए कहीं, ठीक है। तो वो हमें क्योंकि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू सोसाइटी आल्सो, कि भाई हम, ये हमारा सब्जेक्ट है, हम बनाना चाहते हैं, इसमें ये कहाँ से इंटरफेयर कर रहा है, ये भी डालना, मतलब पैसा लगा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आप सारी चीजें हमें चेंज करवाएगा। तो वो चीजें, क्रिएटिव फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको बचा के रखना है। अच्छा, अब आप आ जाइए VFX, AI एंड अनरियल इंजन। तो टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग टू फास्ट एंड टेक्नोलॉजीज आर ट्रीचरस। टेक्नोलॉजी जो है बहुत खतरनाक चीज है, मतलब आगे क्या होगा मत पता ही नहीं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मोबाइल आएगा, और अभी तो मोबाइल से अब आगे क्या निकलने वाला है किसी कुछ, या अगर कभी कीपैड वाला मोबाइल था तो कभी हमने सोचा था स्मार्टफोन भी आ जाएगा, अभी स्मार्टफोन से भी आगे की चीजें आ रही। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, VFX और क्या कहते हैं अनरियल इंजन हो गया। अनरियल इंजन में पहले गेमिंग में इस्तेमाल होता था, अभी फिल्म भी इस्तेमाल होने लगा एनिमेशन में, ठीक है। एनीवे, तो अनरियल इंजन अभी देखा होगा तुमने, माइक्रोसॉफ्ट वालों का आया और इनका मीटा वालों का भी आया है, तो वो पूरी सारी चीजें ऐसे बना रहे हैं, उसमें वर्ड्स डाल दो, स्क्रिप्ट डाल दो मशीन के अंदर, पूरी फिल्म बाहर आ रही है बन के, और वो पूरा कैरेक्टर तक ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि वो लग रहा है रियल है बिल्कुल। तो आगे टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं, लेकिन यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ द टेक्नोलॉजीज।
टेक्नोलॉजी सिर्फ सपोर्टिव पर्पस है, क्योंकि नो मैटर व्हाट, कितना भी इंसान प्रोग्रेस कर जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी ऊपर चली जाए, इंसान हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि इंसान ने उस चीज को क्रिएट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये चीजें जो हैं, बेशक ये एक लेटर आपके लिए लिख सकती हैं, जैसे हमें डोनर्स को थैंक यू लेटर लिखना है, आपने चैट जीपीटी पे आप गए और बोला कि आप डोनर्स को थैंक यू करके एक लेटर लिख दो, आपको चैट जीपीटी ने 1 सेकंड में निकाल के दे दिया, आपने उसमें एडिट किया, नाम चेंज किया, लेटर दे दिया, इतना चल रहा है। मतलब कॉपी राइटर्स खतरे में, बहुत सारी जॉब खतरे में, तो उसमें कॉपी राइटर भी खतरे में। लेकिन अब ये कहो कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट, ओरिजिनल कोई प्रोडक्शन चीजें बना के दे दे, तो वो ये नहीं करेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करेगा, और करेगा तो बड़ा गंदे किस्म का करेगा। मतलब चूंकि दे लैक इमेजिनेशन, दे लैक इनोवेशन, इनोवेशन एंड इमेजिनेशन गॉड ने सिर्फ इंसान को दिया है। मशीन वो चीज कभी जिंदगी में नहीं कर सकती, ना तो कभी इनोवेट कर सकती है, ना कभी इमेजिन कर सकती। मशीन्स कांट इमेजिन, दे आर प्री प्रोग्राम। उसमें जितनी प्री प्रोग्रामिंग करोगे उतना ही वो दिखाएगा, उतना ही आउटपुट देगा। कभी भी वो इमेजिन नहीं कर सकता, कभी भी इनोवेट नहीं कर सकता। तो दे आर कंप्लीमेंट्री टू योर फिल्म मेकिंग, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे एंटरटेनमेंट सेक्टर में हो, या डिफरेंट सेक्टर में हो, दे आर कंप्लीमेंट्री। उनका इस्तेमाल करो, लेकिन जहां उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इनहेंस करने के लिए प्रोडक्ट, बजट सेव करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए, एफर्ट सेव करने के लिए। मान लिया जैसे आपने स्टार्स दिखाए, 200 घोड़े आपने ले लिए, बजट आपका बच गया, अब उसको बाकी क्राउड उससे पिक्चर से वीएफएक्स से उसको 10,000 घोड़े में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उतना स्पेस लेके। या आपने क्रोमा तो आप नॉर्मल चीज है, हो ही रहा है, हर जगह चल रहा है। बाकी और लार्जर जो वीएफएक्स होता है, जैसे आपने RRR में देखा, वो इंजन वाला पूरा शॉट, वो नदी में इंजन चलता हुआ गिर रहा है, दोनों वो कर रहे हैं, सारा वीएफएक्स। तो वीएफएक्स 3D मॉडलिंग वगैरह है उसमें। तो डायरेक्टर को ये समझ होनी चाहिए कि भाई थोड़ी समझ तो, बेसिक समझ होनी चाहिए VFX, AI एंड रियल इंजन के बारे में। प्लस दे हैव टू बी अपडेटेड कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या है, इसके लिए पढ़ते रहना चाहिए, और अपना एक ग्रुप कोई ज्वाइन कर लो, जिससे कि समझ आना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है, आगे कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है। या अवतार के लिए जेम्स कैमरॉन ने स्पेशल कैमरा इन्वेंट करवाया, कैनेडियन साइंटिस्ट से स्पेशल कैमरा इन्वेंट करवाया अवतार के लिए, ठीक है। तो क्योंकि उनको जो चीज चाहिए वो नॉर्मल उससे मिल नहीं पा रहा, तो उसके लिए फिर वो डिफरेंट कैमरा, उस तरीके का कैमरा इन्वेंट करा रहे हैं। लेकिन अब वहां तक तो कोई जल्दी पहुंच नहीं पाएगा। खैर, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, और VFX का रोल कितना हो। एक फिल्म में 20 शॉट भी VFX के हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्टोरी एंड रिक्वायरमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो वो डिफरेंट शॉट्स होते हैं। तो इस तरीके से तो चेंज इन टेक्नोलॉजी इज हैपनिंग टू फास्ट, क्योंकि ये सारी चीजें हो गई। इसके लिए आप फिल्में, बहुत सारी रेफरेंस फिल्में वो भी आप देख सकते हैं। बिल्ड योर ओन ग्रुप। हमें बेहतर होगा कि शुरुआत से ही हमें एक अपना ग्रुप बनाना। बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप नए लोगों के साथ काम करते हो तो बहुत कुछ समझाना पड़ता, हो सकता है उसका नेचर मैच करे ना। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप, तो लाइक माइंडेड, जो कि इक्वली टैलेंटेड है आपसे ज्यादा, आपके बराबर है या आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, मे बी ही सिनेमेटोग्राफर भी हो सकता है, एडिटर भी हो सकता है, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो सकता है। बेसिकली ट्यूनिंग मैच करनी चाहिए, वेवलेंथ मैच करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। अगर वो नहीं मैच करती तो काम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अपनी ईगो में पड़ा रहता है, वो अपनी ईगो में पड़ा रहता है। सिनेमेटोग्राफर कहता है भाई ऐसे थोड़ा होता है, वैसे, मतलब एक दूसरे को नीचे टांग खींच रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, सब जगह ग्रुप बने हुए हैं जो कि 25 साल की उम्र में काम कर रहे थे साथ में, वही अभी 70 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं साथ में। क्यों? क्योंकि बहुत स्मूथ वर्क है, वहां पे टेलीपैथी हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन स्टीवन स्पिलबर्ग के, ये जानुस कामिंस्की सिनेमेटोग्राफर है, और जॉन विलियम्स म्यूजिक डायरेक्टर है, और माइकल कान ये एडिटर है। ये दोनों एडिटर और सिनेमेटोग्राफर। ये जॉज 1975 में जो स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म आई थी उसमें भी थे, और फिर 98 में या आगे जो अभी लिंकन फिल्म आई 2013 में, उसमें भी यही लोग हैं। मतलब बूढ़े बूढ़े हो गए, मरने के कगार में पहुंच गए, लेकिन टीम नहीं टूट रही।
क्यों नहीं टूट रही, तो कभी पूछा गया? तो जब जानुस कामिंस्की से पूछा गया कि आप जो है इनकी फिल्में क्यों करते हैं, तो और क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट रहता है, क्या आसानी होती है, तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी 45 इयर्स की पार्टनरशिप है, जो हमारा साथ में काम करने का वो है, तो अब हम लोग उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम देखने मात्र से, यानी चेहरा देखने मात्र से हम समझ जाते हैं कि स्टीवन स्पीलबर्ग को क्या चाहिए। मतलब स्टीवन स्पीलबर्ग का रिएक्शन देख के वो ये समझ जाते हैं कि इनको कौन सा शॉट चाहिए, कौन सी एडिटिंग चाहिए, कौन सा म्यूजिक चाहिए। कहे स्टीवन स्पीलबर्ग हमसे बोलता ही नहीं, हमको पता रहता है क्या चाहिए इसको। तो बिल्ड योर ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जब ग्रुप बन जाएगा ना लाइक माइंडेड, जहां पे आपके नेचर के लोग रहेंगे, ईगो नहीं रहेगी, सब क्रिएटिव ब्लॉकिंग नहीं रहेगी लोगों के अंदर, तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, आपको फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। They can understand what you want by simply looking at your face. Anyone with a vision can become a director. अभी शायद 4:30 तक मेरा सेशन है ना, 2:30 to 4:30। एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, ये लास्ट है पीपीटी, इसके बाद और है नेक्स्ट में, वी विल कवर दैट नेक्स्ट। एनीवन विद विजन कैन बिकम ए डायरेक्टर। टाइप कास्टिंग एंड आर्ट डायरेक्टर्स स्ट्रगल्स टू बिकम ए डायरेक्टर। एग्जाम्पल शेखर उज्जैनवाल, मेनी वेयर पेंटर्स हु बिकेम डायरेक्टर्स। बेसिकली ये भी एक मसला है कि फील्ड में, जब रियल फील्ड में कोई आर्ट डायरेक्टर है, कोई कास्ट्यूम वाला है या म्यूजिक डायरेक्टर है, जब वो डायरेक्टर बनना चाहता है ना, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए जाते हैं। यार ये कल तक तो आर्ट डायरेक्टर था, अभी कैसे डायरेक्टर बन जाएगा? अब उसको काम मिलना बंद हो जाता है, एक लॉबी आ जाती है, हम इसको काम नहीं देते, ये लोग हमारी रोजी पे लात मारने आ गया। मतलब कल का आर्ट डायरेक्टर आज को ये फिल्म डायरेक्टर बन रहा है, अपने आप को क्या समझता है। यही हुआ शेखर उज्जैनवाल के साथ। इनकी फिल्में हैं तमाशबीन, ये जो सेल्फी टाइम से मैंने रिव्यूज भी लिखा है, मैंने एक बात कर सर का जो ट्रिब्यूट है वो पब्लिश किया, उनको दे दिया, मैगजीन्स में नहीं है। तो उसमें तमाशबीन इनकी 9 मिनट्स की फिल्म है और एक यूं ही खामखा 40 मिनट की फिल्म है। दोनों फिल्मों ने दादा साहब फाल्के तक पहुंची है, अवार्ड जीता। और वो क्या है, दिल्ली का सबसे पुराने और ओल्डेस्ट में आते हैं वो आर्ट डायरेक्टर। अब जब वो डायरेक्टर बनना शुरू हुए तो किसी ने फंडिंग ही नहीं दी, पूरे मार्केट में ये उड़ा था कि ये तो आर्ट डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर नहीं बन सकते। और ही इज आल्सो पेंटर, पेंटर भी उनकी पेंटिंग की भी नुमाइश होती है। तो शेखर उज्जैनवाल को एक अपना पैसा लगा के एक शॉर्ट फिल्म बनानी, 2 शॉर्ट फिल्म बनानी पड़ी, एक तमाशबीन, एक यूं ही खामखा, दोनों अपना पैसा लगा के बनानी पड़ी, ये प्रूव करने के लिए कि आई कैन आल्सो डायरेक्ट, मैं भी डायरेक्ट कर सकता हूं। नहीं तो वो फीलिंग वही है, यार इसकी क्या होगा, ये तो आर्ट डायरेक्टर तक कैसे बन सकता है मेरे सामने, डायरेक्टर तो मैं हूँ, तो मैंने कोर्स किया मास कम्युनिकेशन से, मैं डायरेक्टर हूँ। और इसने इतना कोई कोर्स किया, आर्ट डायरेक्टर फर्नीचर वगैरह उठाता था, लो आर्ट डायरेक्टर। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि राइटर के लिए, राइटर सब नहीं बन सकते, म्यूजिक डायरेक्टर सब नहीं बन सकते, सिंगर सब नहीं बन सकते, ये पैदाइशी होते हैं। डांसिंग कैन बी लर्न, डांसिंग आप सीख सकते हो, डायरेक्शन सीख सकते हो, सिनेमेटोग्राफी सीख सकते हो, एडिटिंग सीख सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे आर्ट फॉर्म होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, गॉड सेंट होते हैं, गॉड क्रिएटेड होते हैं, तुम्हारे अंदर इनबिल्ट होते हैं पैदा होने से पहले। तो इसलिए जो है शेखर उज्जैनवाल को बहुत मुश्किलात झेलनी पड़ी। अब जाके वो एक फीचर फिल्म बना रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट राइटिंग मैं कर रहा हूँ। उसका नाम शादी राम घर जोड़े, जो मैंने आपको बताया है, बरेली पूरी शूट होगी, मे बी अप्रैल से शूटिंग स्टार्ट होगी, उसकी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग मैंने लिखे हैं, तो वो दिवाली पे रिलीज है फिल्म। शेखर उज्जैनवाल, आप गूगल पे नाम टाइप करेंगे तो आएंगे इनके बारे में। तो ये बॉम्बे के हैं, इन्होंने सलमान खान की बहुत सारी फिल्मों का आर्ट डायरेक्शन किया है, मतलब बड़ी बड़ी फिल्में, तकरीबन 20-25 बड़ी बड़ी ए ग्रेड की फिल्मों की आर्ट डायरेक्शन इन्होंने किया है, प्रोडक्शन डिजाइन, आर्ट डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें किया है। तो इनकी ये भी अब न्यू फीचर फिल्म आप बना रहे हैं आगे। तो अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक जब फाइनेंसर के पास गए ये, तो उनसे बोला जा रहा है कि भाई साहब हम आपके बारे में तो हमने सुन रखा, आप आर्ट डायरेक्टर हो, तो आप डायरेक्शन। तो फिर इनको समझाना पड़ा कि मैं डायरेक्शन, मैंने 2 फिल्में ऑलरेडी मैंने बना दी, तो मैं तो डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं तो डायरेक्टर हूँ। तो मुश्किलें आती हैं, इसलिए जब आप स्विच करते हैं तो मुश्किलें आती हैं, ठीक है, कि अरे यार ये तो कैसे हो सकता है। तो ये चैलेंजेस हैं। तो ये आज के हमारी चीज़ें हैं जो कि अब
क्वेश्चंस मैं एक क्वेश्चंस है जो आज का लेक्चर था ओवरऑल, इसी पे बेस्ड पे आई विल गिव अ क्वेश्चन, आप उसका आंसर मे बी 2-3 पैराग्राफ्स या जो भी आप समझते हो वो लिख के मुझे व्हाट्सएप करना, और मैं देखता हूँ कि क्या समझा आपने लेक्चर का, प्लस मे बी देखो दिस इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, वी आर ऑल लर्निंग, हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हो, ऐसा कुछ नहीं कि हम टीचर हैं, वी आर नॉट टीचर्स, वी आर जस्ट लर्नर्स, मतलब बेसिकली वी आर हेल्पिंग ईच अदर टुवर्ड्स परफेक्शन, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और ये नेचर अपने अंदर डेवलप कर लो कि हमें हेल्प करनी है, हमें हेल्प करनी है लोगों की, अगर कोई शॉर्ट सही ढंग से नहीं उसको मजाक मत उड़ाओ, उसकी हेल्प करो ना, तुम्हें नॉलेज गॉड ने दे दिया, तुमने सीखा है, तो मतलब तुम अब ईगो में आ गए, तुम उसको हेल्प करो ना इम्प्रोवाइज करने की, अगर किसी को एक्टिंग नहीं आती, आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर हो, तो आप उसको नीची नजर से देखोगे नहीं, उसको आप इम्प्रोवाइज कराओगे, देखो ऐसे, अरे बहुत अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी कर रहा है, बस थोड़ा सा ऐसे कर ले तो सही हो गया, अब वो भी खुश, उसका काम भी हो गया, तुमने उसको टिप्स भी दे दी, और कोई ईगो भी क्लैश नहीं किया, और वो लाइफ लॉन्ग आपकी इंसान होने रहेंगे, लाइफ लॉन्ग। इसलिए ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसीज, यू हैव टू बी हम्बल एंड यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ, टैलेंट बेशुमार होना चाहिए, टैलेंट बेशुमार होना चाहिए, लेकिन जिस बरगद के पेड़ की तरह होना चाहिए, झुका हुआ, मतलब जितना ज्यादा टैलेंट हो, फल लगे हुए चीजें, फल लगा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है ना, तो उसी तरह ह्यूमिलिटी एंड डाउन टू अर्थनेस, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज हमें नहीं है, नई नई चीजों के बारे में, तो हमको एक दूसरे से सीखना है और लर्न करना है, और हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट प्रोजेक्ट विल ऑलवेज बी बैड प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखना, पहला प्रोजेक्ट जो भी तुम लोग करोगे वो खराब ही होगा, और प्राउडली के साथ कहो, विद प्राउड कि हाँ मैंने ये खराब प्रोजेक्ट बनाया है, एंड आई फुल्ली ओन इट, दिस इज माय चाइल्ड, मेरा बच्चा है ये, चाहे जैसा भी है, मेरा बेटा है बेटी है, और आई एम वेरी प्राउड, और मैं इसका प्राउड फादर हूँ, मदर हूँ, ये मेरा बेटा, और मैं इसको बिल्कुल फुल्ली ओन करो, चाहे उसके अंदर जितनी भी फ्लॉज हों, इट इज फुल ऑफ फ्लॉज, फुल ऑफ टेक्निकल जो लकूनाज एवरीथिंग, लेकिन ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब जब स्टीवन स्पीलबर्ग जॉस दोबारा देखते हैं तो वो कहते हैं कि 1975 में मैंने जॉस जो बनाई शार्क मछली पे, तो हम उसमें 50 चेंज अप कर सकते हैं, मुझे बड़ी खराब लगती है यार, मैंने क्या बना दिया, लेकिन वो आइकनिक फिल्म बन गई। तो कहने का मतलब है कि जब आप व्हेन यू गो बैक 25 साल बाद, आप जब उस प्रोजेक्ट को आप देखोगे, फर्स्ट प्रोजेक्ट को, कहोगे यार ये मैंने क्या खराब सा बना दिया, लेकिन वो खराब सा मन में आपके नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए कि अगर ये प्रोजेक्ट मैं ना बनाता तो यहां तक ना पहुंचता। तो दिस इज ए स्टेपिंग स्टोन। तो एनीवे, तो ये रहा आज का वो बेसिक इंट्रोडक्शन टू डायरेक्शन एंड फिल्म मेकिंग। तो इसी पे मैं सोच रहा हूं कि एक क्वेश्चन आप लोगों को दूं, तो वो ये है, what are the top qualities of a director and major challenges that they may face